Monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface. तो लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रही है और इंसिडेंट लाइट जब एयर में मूव कर रही थी तो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू हमें दे रखी है. लैम्डा 1 इज गिवन एज 589 नैनोमीटर्स. व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट. तो यहाँ पर आप इंटरफेस बनाएंगे. ऊपर एयर है और नीचे वाटर है. तो जो इंसिडेंट लाइट है उसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हमें डिस्कस करना है. तो रिफ्लेक्टेड लाइट तो जिस मीडियम से आई है लाइट उसी में वापस जाने वाली है. और रिफ्रैक्टेड रे जो है, रिफ्रैक्टेड लाइट जो है, दैट इज गोइंग टू ट्रैवल इन द डिफरेंट मीडियम. एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हम 1 ले लेंगे, वैक्यूम के बराबर ही ले लेते हैं इसमें. और वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.33 हमें दे रखी है. तो पहले पार्ट में रिफ्लेक्टेड लाइट हमें डिस्कस करनी है एंड रिफ्लेक्टेड लाइट इज इन द सेम मीडियम. जब मीडियम सेम रहेगा तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट के ही बराबर रहने वाली है. तो वेवलेंथ की वैल्यू हो जाएगी 589 नैनोमीटर विच कैन बी रिटन एज 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स. स्पीड ऑफ लाइट एयर में जो है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड हम ले लेंगे. और फिर c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ का रिजल्ट यूज़ करके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकल जाएगी. f1 की वैल्यू हो जाएगी c बाय लैम्डा 1. ये हो गया 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू 589 इंटू 10⁻⁹. 3 बाय 589 की टर्म अलग आ जाएगी. 10⁻⁹ की टर्म जो है वो पावर में ऊपर आकर +9 हो जाएगी. तो 10⁸ और 10⁹ को ऐड करेंगे तो 10⁻17 बन जाएगा. आगे कैलकुलेशन कर लेंगे. 3 बाय 589 की टर्म तो 1 से छोटी आ रही है. साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 3 की टर्म को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 10⁻17 को 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब पावर में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. तो ये न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स जो हैं, इन दोनों को ही बाद में मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया सच दैट ओवरऑल द नंबर रिमेन्स द सेम. नीचे आ जाएगी 589 की टर्म. तो 3000 की टर्म जो है उसको 589 से आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे. 5.09 और साथ में 10⁻14 की टर्म है. तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. तो पहले हमने रिफ्लेक्टेड लाइट की बात की थी, उसमें वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी सब हमने सॉल्व कर लिया है. अब बी पार्ट में रिफ्रैक्टेड लाइट को हम देखेंगे जिसमें लाइट जो है उसका मीडियम चेंज हो गया है. तो इसमें पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होती है. तो जो वैल्यू 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आई थी वही वाटर में भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रहने वाली है. फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लाइट के ओरिजिनल सोर्स पे. अब इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही रिलेशन में वो वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं. तो गिवन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है, मतलब बाद के मीडियम में v2 इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द ओरिजिनल मीडियम v1. और ये रेशो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 के बराबर आ जाता है, मतलब वेवलेंथ और स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनली चेंज होते हैं. एंड दिस टर्म इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो v2 बाय v1 की वैल्यू n1 बाय n2 के बराबर हो जाएगी. मीडियम 1 के लिए 1 सिंबल और सेकेंड बाद के मीडियम रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए जो मीडियम है उसके लिए 2 का सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ. तो v2 की वैल्यू हो जाएगी v1 इंटू n1 डिवाइडेड बाय n2. v1 का मतलब ओरिजिनल जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी स्पीड वो 3 इंटू 10⁸ हम देख चुके हैं एयर में. n1 एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा और नीचे n2 की टर्म जो है वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 हमें दे रखा है. तो 3 की टर्म को 1.33 से आप डिवाइड कर लेंगे, ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली 2.26 आ जाएगा, साथ में 10⁸ का फैक्टर्स है. सिमिलरली यही डिस्कशन वेवलेंथ के लिए भी किया जा सकता है. लैम्डा 2 की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा 1 इंटू n1 बाय n2. लैम्डा 2 मतलब वाटर में लाइट की वेवलेंथ, लैम्डा 1 मतलब इंसिडेंट लाइट जो एयर में थी उसकी वेवलेंथ. वो हमने 589 नैनोमीटर ले रखी है पहले से. n1 की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 ले लेंगे और नीचे n2 की वैल्यू 1.33 लेंगे. तो 589 की टर्म को भी 1.33 से डिवाइड कर देंगे तो नैनोमीटर में ही वेवलेंथ आ जाएगी रिफ्रैक्टेड रे की. ये आप चेक कर लेंगे, नियरली 443 नैनोमीटर आपका आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से सभी पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं. दीज वर द करेक्ट आंसर्स. व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट पार्ट देखेंगे, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स.
पॉइंट सोर्स से जब वेव्स क्रिएट होती हैं तो वेव फ्रंट्स जो होंगे वो स्फेरिकल शेप में देखे जाते हैं। सभी डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रैवल करती है, तो वेव फ्रंट स्फेरिकल बनाए जा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर सर्कल दिखाई दे रहा है, 3D में स्फेयर की फॉर्म में इन्हें विजुअलाइज करना है। बीचों बीच जो डॉट है दैट इज़ द पॉइंट सोर्स, और जो वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन रहती है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स। तो स्फेरिकल शेप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है दैट इज़ रेडियली आउटवर्ड्स। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एरो से मैं वेव का प्रोपगेशन शो करूँगा, और ये जो स्फेरिकल सर्फेसेज हैं दीज आर दी वेव फ्रंट्स। तो ये ए पार्ट का डिस्कशन हो गया। यहाँ पर हमें शेप बतानी थी तो आई एम जस्ट राइटिंग स्फेरिकल। सेकेंड पार्ट अब देखते हैं, लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। तो यहाँ पर पिछले चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में तो हम लोग देख ही चुके हैं कि किस तरीके से लाइट का ट्रैवल का डायरेक्शन रहता है, तो उसको वेव फ्रंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही प्रिंसिपल एक्सिस और एक कॉन्वेक्स लेंस मैंने शो कर दिए, और उसके फोकस का जो पॉइंट है वहाँ पर देयर इज़ अ पॉइंट सोर्स। तो जो पॉइंट सोर्स है उससे आने वाले वेव फ्रंट्स तो ऑफ कोर्स स्फेरिकल होंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने पहले भी देखा था इस पर्टिकुलर डायग्राम में। तो वेव की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो इस तरीके से एरो से मैं शो कर दूंगा, और इस केस में कॉन्वेक्स लेंस से लाइट जब क्रॉस करती है पॉइंट सोर्स से आने वाली फोकस से, तो लाइट रेज जो है दे बिकम पैरेलल। तो वेव फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है तो वेव फ्रंट जो है दैट आर पैरेलल प्लेन्स, प्लेन वेव फ्रंट उस केस में देखे जाते हैं। तो ये प्लेन वेव फ्रंट्स में बना रहा हूँ, और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट की प्रोपगेशन की, वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी। तो ये जो साइड्स में आपको पैरेलल लाइन दिख रही हैं ये एक्चुअली में पैरेलल प्लेन्स हैं। फिर से 3D में अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो दीज आर प्लेन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरीके से जो वेव फ्रंट्स बनने वाले हैं, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद का जो डायग्राम है, राइट में जो लेंस के डायग्राम है वो हमें डिस्कस करना था। तो वेव फ्रंट्स आर ऑफ प्लेन शेप। सी पार्ट देखते हैं, पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। एक बहुत डिस्टेंट स्टार से जब लाइट आती है, अर्थ तक पहुंचती है, तो बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वी कैन जस्ट टेक देम टू बी इनफाइनाइटली फार अवे। तो उस सिचुएशन में जैसे जैसे सोर्स से आप दूर जाते जाते हैं, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं उनका रेडियस बढ़ता जाता है, और रेडियस की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है तो वो हमें प्लेन दिखाने देने लगते हैं। ठीक, तो प्लेन सरफेस जो है इट कैन बी टेकन एज अ स्फेयर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। तो इस तरीके से लाइट जो स्टार से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है अर्थ के पास, उसके लिए भी हम प्लेन वेव फ्रंट्स डिस्कस कर सकते हैं, और विच आर पैरेलल टू ईच अदर, और लाइट की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दीज प्लेन्स। तो तीनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, दिस वाज द करेक्ट आंसर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के बराबर दिया हुआ है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की वैल्यू हमें बतानी है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम जो है वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। किस तरीके से? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी इक्वल टू c, विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो जो भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी नंबर से हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड कर देते हैं, तो उससे पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमें मिलती है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड हम लेने वाले, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 के बराबर है। तो 3/1.5 की टर्म 2 हो जाएगी, साथ में 10⁸ का फैक्टर है, ऐसा यूनिट्स में मीटर्स पर सेकेंड में ये वैल्यू आ गई है। बी पार्ट देखते हैं प्रॉब्लम का, ये हमने ये पार्ट सॉल्व कर लिया। इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट? तो स्पीड ऑफ लाइट जब हमने ग्लास में बात की तो उसमें कलर ऑफ लाइट का इफेक्ट हमें लेना था। कलर ऑफ लाइट मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसको हमें डिस्कस करना था या नहीं करना था, क्योंकि कलर से एसोसिएटेड कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स होती हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो टर्म है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है। एक्चुअल में जब हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन लैम्डा। तो पहले पार्ट में तो हमने कोई वेवलेंथ की बात नहीं की थी, कलर की बात नहीं की थी। तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता यूजुअली तो हम येलो कलर की बात करते हैं। तो येलो कलर से एसोसिएटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 रहा होगा। और बाद में हमने ये भी देखा हुआ है कि जो वॉयलेट कलर होता है उसके केस में बेंडिंग ज़्यादा होती है,
मतलब उसके केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है विद रिस्पेक्ट टू वॉयलेट कलर वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रेड कलर। वॉयलेट कलर ज़्यादा बेंडिंग दिखाता है, रेड कम दिखाता है, येलो इज इन बिटवीन। तो वॉयलेट कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से ज़्यादा आ जाएगा और रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5 से वैल्यू थोड़ी सी कम आ जाएगी। और स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ग्लास में वॉयलेट कलर से एसोसिएटेड वेवलेंथ के लिए कम आएगी और रेड कलर से एसोसिएटेड वेवलेंथ के लिए ज़्यादा आएगी। यही चीज़ आगे भी डिस्कस करनी थी। इफ़ नॉट विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वॉयलेट ट्रेवल्स स्लोअर। तो यहाँ पे हमने देखा कि वॉयलेट कलर जो है दैट ट्रेवल्स स्लोअर। वॉयलेट कलर से एसोसिएटेड वेवलेंथ जो है वो उसका ट्रांसमिशन की स्पीड कम होगी एज कंपेयर टू रेड कलर। और यहाँ पर जो पहली बात पूछी गई थी, इज द स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट? नो, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट। दिस वाज द करेक्ट आंसर। In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 mm and the screen is placed 1.4 meters away. रेफरेंस के लिए डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर दो स्लिट्स को मैं शो कर रहा हूँ, S1 और S2। दोनों स्लिट्स का सेपरेशन स्मॉल d से हम डिनोट करेंगे और सामने एक स्क्रीन में बना रहा हूँ। तो दोनों स्लिट्स के बीचों बीच एक पॉइंट लेकर स्क्रीन के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। तो सामने जो पॉइंट आएगा O, ये वो लोकेशन होती है जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम बनता है। ये वो पॉइंट है जो दोनों स्लिट्स S1 और S2 से बराबर डिस्टेंस पे रहेगा। तो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसके लिए सिंबल कैपिटल D यूज़ करेंगे। उसकी वैल्यू 1.4 मीटर दी हुई है। स्मॉल d की वैल्यू स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.28 mm दे रखा है। तो 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर्स उसको भी मैं ले लेता हूँ। सारी वैल्यूज़ ऐसे यूनिट्स में मैं लिख रहा हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो O पॉइंट पर आएगा, एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो आएगा उसके ऊपर पहला ब्राइट फ्रिंज, दूसरा, तीसरा और इस तरीके से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज को हमें एनालाइज करना है। तो फोर्थ फ्रिंज और सेंट्रल मैक्सिमम के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 1.2 सेंटीमीटर, विच कैन बी टेकन एज 1.2 इंटू 10⁻² मीटर्स। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में जो लाइट की वेवलेंथ हमने यूज़ की है उसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो ये जो फोर्थ स्पॉट है यहाँ पर लाइट S1 सोर्स से और S2 सोर्सेज से आके इंटरफेयर किया होगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा जिसकी वजह से ब्राइट स्पॉट यहाँ पर है। तो जो स्क्रीन पर लोकेशन होती है ब्राइट स्पॉट्स की उसके लिए रिजल्ट हम देख सकते हैं। nth ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमम होती है n लैम्डा कैपिटल D/d। तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे इंटीजरल वैल्यू डालते जाएंगे और बारी बारी जो लोकेशन है ब्राइट फ्रिंजेस की वो हमें मिल जाएगी। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें फोर्थ ब्राइट फ्रिंज जो है उसको एनालाइज करना है। तो सेंट्रल मैक्सिमम से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर हमें दे रखा था। तो x4 की वैल्यू जो है दैट वाज गिवन एज 1.2 सेंटीमीटर्स या 1.2 इंटू 10⁻² मीटर्स। तो इसमें फोर्थ फ्रिंज है तो n की वैल्यू 4 ले लेंगे। लैम्डा की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। कैपिटल D की टर्म 1.4 मीटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम शुरू में डायग्राम में, और स्मॉल d की वैल्यू 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर्स हमने देखी थी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा की टर्म में 1.2 इंटू 10⁻² दूसरी तरफ है, 0.28 वाली टर्म उससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर्स। नीचे 4 की टर्म आ जाएगी और 1.4 की टर्म भी आ जाती है। तो टर्म्स जो हैं उसको हमने रीअरेंज कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आगे कैलकुलेशंस करनी बाकी है। 1.2 और 1.4 में दोनों में डेसिमल के बाद एक एक प्लेसेस हैं, डेसिमल हटा देते हैं। 0.28 में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं तो उसका डेसिमल हटाकर नीचे 100 का फैक्टर में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। 0.28 को मैंने 28/100 लिख दिया। आगे जो कैलकुलेशंस हैं वो देखेंगे। 28/14 की टर्म 2 हो गई, 2/4 की टर्म है, नीचे फिर से 2 रह जाएगा। 12/2 की टर्म को सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा। ये सब कैलकुलेशंस आप करके देख सकते हैं। 6 की टर्म आ गई, 10 की पावर में -2 है, 10 की पावर -3 की टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और नीचे से जो 100 है मतलब नीचे 10 की पावर 2 जो था वो ऊपर आकर -2 पावर में आ जाता है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। नैनोमीटर्स में आंसर दिया हुआ है पीछे, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में कैसे आएगी? पहली टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी टर्म को 100 से डिवाइड कर देते हैं। ओवरऑल द नंबर विल रिमेन द सेम। तो ये जो 10 की पावर -7 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -9 मीटर्स।
तो ये जो पूरी टर्म है 10⁻⁹ मीटर, इसको हटाकर नैनोमीटर के यूनिट्स ले आएंगे और पहली टर्म मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो 600 नैनोमीटर हमारा आंसर आ गया है एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर। In a Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k units. Young's double slit experiment डिस्कस किया जा रहा है। एक बार एनालिसिस आसान हो जाए इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। दो स्लिट्स हैं S1 और S2, उनके मिड पॉइंट जो है उससे सामने एक पॉइंट वो ले लेते हैं स्क्रीन पे। ये सेंट्रल मैक्सिमम की लोकेशन हो जाती है जहाँ पर S1 और S2 स्लिट से डिस्टेंस जो है उसका डिफरेंस जीरो हो जाता है, पाथ डिफरेंस जीरो हो जाता है। स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन कैपिटल डी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें डिस्कस करना है, पॉइंट पी ले रहे हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा के बराबर बताई गई है। बेसिकली S1p और S2p जो लेंथ है उनका डिफरेंस जब आप लोगे तो वो लैम्डा के बराबर दे रखा होगा। और इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है I1 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है k के बराबर। इन जनरल किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो उसको फेज डिफरेंस की वैल्यू से हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों स्लिट्स जो हैं उससे जो आने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी मैं I0 ले रहा हूँ। तो उस केस में P पॉइंट, कोई भी पॉइंट है वहाँ पर इंटेंसिटी का जो रिजल्ट है वो हम क्या देखते हैं, इंटेंसिटी की वैल्यू होती है 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर φ/2 के बराबर। इसमें फाई की जो टर्म है दैट इज द फेज डिफरेंस। जो दोनों लाइट वेव्स आकर इंटरफेयर कर रही हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। और फेज डिफरेंस जो है उसको हम पाथ डिफरेंस से रिलेट कर सकते हैं। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, 2π/λ मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पाथ डिफरेंस की बात की गई है, उससे फेज डिफरेंस आ जाएगा और फेज डिफरेंस की वैल्यू पुट कर इंटेंसिटी की टर्म आ जाती है। तो पहले केस में आप देखेंगे φ1 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस की वैल्यू भी लैम्डा के बराबर ही है। तो 2π/λ इंटू लैम्डा कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2π के बराबर। और 2π की टर्म अगर पहले इस इक्वेशन में डाल देते हैं तो i की वैल्यू आ जाती है 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 2π/2, मतलब कॉस स्क्वायर पाई की वैल्यू हमें लेनी है। तो ये जो रिजल्ट है ये सिंपली हमारे पास 4I0 के बराबर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ऑफ पाई जो है दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 1। अब आगे बात करते हैं, दूसरा आगे जो डिस्कशन दे रखा है इसमें ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको k यूनिट्स के बराबर दिया गया है। तो लैम्डा जब पाथ डिफरेंस होता है तो हमने देखा कि 4I0 के बराबर रिजल्ट आ जाता है, उसको k के बराबर यहाँ पर हमें इक्वेट करना है। बाद में व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एक बार फिर से इंटेंसिटी की वैल्यू पूछी गई है तो पहली वाली टर्म के लिए सिंबल 1 यूज कर लेते हैं और I2 की वैल्यू को हमें सॉल्व करना होगा। एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/3। दूसरे केस में पाथ डिफरेंस की वैल्यू अलग दे रखी है तो वो भी देख लेते हैं। दूसरे केस में फेज डिफरेंस आएगा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस है दूसरे केस में λ/3। लैम्डा की टर्म कैंसिल हो जाती है तो फेज डिफरेंस आ जाता है 2π/3। तो इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर, फेज डिफरेंस हमने डाला, फेज डिफरेंस की वैल्यू को 2 से हमें डिवाइड करना होगा। तो 2π/3 की टर्म तो फेज डिफरेंस आ गया था, उसको 2 से मैंने डिवाइड कर दिया एज पर दिस रिजल्ट। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा π/3। π/3 की टर्म रेडियंस में π/3 जो है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री हाफ के बराबर होता है, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री जो है वो हाफ का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर की जो टर्म है उसकी जगह मैं 1/4 पुट कर रहा हूँ। cos π/3 की वैल्यू आ जाएगी हाफ और cos स्क्वायर π/3 की वैल्यू उसका स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर पुट किया है। तो ये 4 की टर्म ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी I0 के बराबर। अब 4I0 जब इंटेंसिटी थी तो उसको k हमने लिखा था, तो I0 का मतलब क्या हो गया, k/4। अगर k की वैल्यू 4I0 है तो I0 को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय k/4। तो I0 की जगह k/4 लिख देंगे और दूसरे केस में इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हमारा आंसर आया k/4 यूनिट्स एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर। A beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. YDSE हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, Young's double slit experiment। रेफरेंस के लिए एक जनरल डायग्राम उसका बना लेते हैं। यहाँ पर दो स्लिट्स हैं S1 और S2
और दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी से मैं डिनोट करूँगा। सामने एक स्क्रीन बना देते हैं इसके जस्ट सामने, और स्लिट्स और स्क्रीन का डिस्टेंस जो है उसके लिए कैपिटल डी सिंबल हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ दोनों स्लिट्स के बीच का जो पॉइंट है वहाँ से सामने स्क्रीन के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और जो पॉइंट आ जाएगा वो पॉइंट हो जाता है सेंट्रल मैक्सिमम की लोकेशन। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका स्लिट 1 और 2 दोनों से डिस्टेंस सेम है, एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम बनता है। तो अब यहाँ पर हमें इस एक्सपेरिमेंट में दो अलग अलग वेवलेंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करना है। तो एक वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर, 650 इंटू 10⁻⁹ मीटर भी इसको लिख सकते हैं। दूसरी वेवलेंथ है 520 नैनोमीटर, उसकी भी वैल्यू मैंने नोट कर ली है। तो दोनों वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंगली दो अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न्स स्क्रीन पे हम डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। तो सेंट्रल मैक्सिमम के बाद स्क्रीन पे अलग अलग लोकेशन पे ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। तो ब्राइट फ्रिंजेस की लोकेशन के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो हम लिख सकते हैं, nth ब्राइट फ्रिंज आफ्टर द सेंट्रल मैक्सिमम xn, उसके लिए मैं सिंबल यूज करूंगा। सबस्क्रिप्ट में n का मतलब है nth फ्रिंज, x1 हो सकता है, 2, 3, 4, इस तरीके से n एक इंटीजर है। तो nth ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन सेंट्रल मैक्सिमम से आ जाती है n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d के बराबर। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n1 डालेंगे, सेकंड के लिए 2 डालेंगे। इस क्वेश्चन में थर्ड ब्राइट फ्रिंज की बात की जा रही है तो n की वैल्यू हमें 3 लेनी है। लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है, कैपिटल D स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस, स्मॉल d स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस हमें लेना है। तो ए पार्ट का जो आंसर हम निकालते हैं उसमें थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए सिंबल x3 ले लूंगा मैं, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन है। n की वैल्यू 3 डालते हैं, लैम्डा की वैल्यू 650 नैनोमीटर हमें दे रखी है, और उसके साथ कैपिटल D बाय स्मॉल d की टर्म आएगी। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो PDF हम रेफर कर रहे हैं NCERT टेक्स्ट बुक का, वहां पर कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यूज मेंशन नहीं करी गई है, जबकि पीछे टेक्स्ट बुक में आंसर दे रखा है, बट आंसर निकालने के लिए कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यू जो है न्यूमेरिकल आंसर निकालने के लिए वो नहीं दे रखी। तो हम कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यू की फॉर्म में इस आंसर को छोड़ सकते हैं, बाकी जैसा भी क्वेश्चन में अगर डेटा दे रखा होता तो वो आप पुट कर लेते। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें n तो सिंपली एक नंबर है, कैपिटल D और स्मॉल d दोनों लेंथ है, तो एक तो ये इंश्योर करना कि कैपिटल D और स्मॉल d की यूनिट सेम हो। अगर ऊपर की टर्म मीटर्स में है कैपिटल D, तो नीचे स्मॉल d को भी मीटर्स में लिखेंगे या सेंटीमीटर में, जो भी यूनिट हो ऊपर नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए। तो वो यूनिट्स तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। लैम्डा जिस भी यूनिट में आप लिखेंगे उसी यूनिट में x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं 650 नैनोमीटर लिख के छोड़ देता हूं तो जो x3 की वैल्यू आती है वो नैनोमीटर में ही आ जाएगी। अगर मैं इंटू 10⁻⁹ मीटर की फॉर्म में लिखूं तो आंसर मीटर में आ जाएगा, और वो साथ में फैक्टर भी रहा रहेगा। तो 650 इंटू 3 की टर्म जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाती है 1950। तो 1950 कैपिटल D बाय स्मॉल d नैनोमीटर में ये हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना कैपिटल D और स्मॉल d की यूनिट्स सेम रहें, चाहे वो कोई भी यूनिट हो, हमारा आंसर उस हिसाब से, अभी जो कि मैंने 650 नैनोमीटर ले लिया तो वो नैनोमीटर में ही हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये ए पार्ट हो गया। अब इसके बाद बी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। तो यहां पर आप देखेंगे कि दोनों वेवलेंथ से एसोसिएटेड हमें पैटर्न मिलने वाला है, ब्राइट फ्रिंजेस होने वाले हैं, और उनकी लोकेशन जो है ब्राइट फ्रिंज की वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है। वो जो लोकेशन है वो लैम्डा पे डिपेंड करती है। तो 650 नैनोमीटर की लाइट से एसोसिएटेड एक पैटर्न बनेगा, 520 नैनोमीटर की लाइट से एसोसिएटेड दूसरा पैटर्न बनेगा, और एक ऐसी लोकेशन होगी जहां पर दोनों के ही ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड कर जाएंगे। तो सबसे पहली वो लोकेशन जहां पर दोनों के फ्रिंजेस कोइंसाइड करते हैं वो हमें सॉल्व करनी है। लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड, ये टर्म हमें पूछी गई है। पहली बार जब वो होगा तो सेंट्रल मैक्सिमम से लीस्ट डिस्टेंस आएगा, फिर ऐसा हो सकता है बाद में भी और एक लोकेशन हो जहां पर दोनों के फ्रिंज मीट कर जाएं एंड सो ऑन। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि लैम्डा 1 के लिए अलग डिस्कशन करते हैं। फॉर लैम्डा 1 एथ ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन क्या होगी, वो हम ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन का फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ए जो है ए इज एन इंटीजर, तो एथ ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन हो जाएगी ए लैम्डा d बाई डी। जैसे फर्स्ट फ्रिंज के लिए 1, सेकंड के लिए 2, ऐसे एथ फ्रिंज के लिए ए ले लेते हैं। और सिमिलरली ब्राइट फ्रिंजेस डिस्कस करने हैं दूसरी वेवलेंथ के लिए। तो पहली वेवलेंथ में लैम्डा 1 यूज किया था, और लैम्डा 2 के लिए
उसका बीएथ ब्राइट फ्रिंज के लिए एक अलग रिजल्ट बना लेता हूँ। ये ए और बी टर्म्स क्या हैं ये मैं अभी समझाऊंगा। तो वहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी बी लैम्डा टू डी बाई डी। तो आप ध्यान देंगे ए और बी अलग अलग इंटीजर्स हैं। ज़रूरी नहीं है थर्ड ब्राइट फ्रिंज एक वेवलेंथ का दूसरी वेवलेंथ के थर्ड ब्राइट फ्रिंज से मैच करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनका जो नंबर ए और बी इंटीजर्स जो हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू यहां पर मैं सेम रख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन है कि वो लोकेशन बताओ जहां पर दोनों फ्रिंजेस कोइंसाइड करेंगे। तो सेम लोकेशन पर लैम्डा 1 से एसोसिएटेड एक ब्राइट फ्रिंज आएगा और उसी लोकेशन पर उसी डिस्टेंस x पर लैम्डा 2 से एसोसिएटेड भी एक ब्राइट फ्रिंज आएगा। तो x की वैल्यू सेम है, a और b की वैल्यू अलग अलग होंगी, क्योंकि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू सेम अलग है। तो ये जो टर्म्स हैं इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। a लैम्डा 1 कैपिटल D बाई स्मॉल d इज इक्वल टू b लैम्डा 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। लोकेशन वही है, पहली वेवलेंथ के लिए एथ फ्रिंज और दूसरी वेवलेंथ के लिए बीएथ फ्रिंज उसी लोकेशन पर मीट कर रहा है। सेम सेटअप है, कैपिटल D बाई स्मॉल d की टर्म कैंसिल हो जाती है, तो इससे a बाई बी की टर्म जो है वो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 के बराबर आ जाएगी। रेशियो ले रहे हैं, ऊपर नीचे जो भी टर्म्स हैं उनकी यूनिट्स हम सेम रखेंगे। लैम्डा 2 520 नैनोमीटर और नीचे लैम्डा 1 650 नैनोमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये दोनों ही टर्म्स, एक तो जीरो ऊपर नीचे और यूनिट्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, और 13 इंटू 4 52 और 13 इंटू 5 65 की टर्म है, तो ये रेशियो सिंप्लीफाई होकर 13 से डिवाइड होकर ऊपर नीचे 4/5 आ जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि a और b जो हैं दे आर बोथ इंटीजर्स, तो उससे ये रेशियो जो है इससे a और b की वैल्यूज बताई जा सकती हैं। a की वैल्यू अगर आप 4 ले लोगे तो अकॉर्डिंगली b की वैल्यू 5 हो जाएगी। a की वैल्यू अगर 8 ले लोगे तो b की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये जो रेशियो है 4/5 मेंटेन रहना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली पेयर्स a और b की वैल्यूज क्या बता सकते हो, क्योंकि रेशियो 4/5 जो है वो और नंबर से भी आ सकता है, बट नॉन इंटीजरल नंबर हमें नहीं लेने हैं। ये जो टर्म्स है दे आर सपोज टू बी इंटीजर्स। इनसे छोटा कोई भी इंटीजर लोगे तो ये रेशियो दोनों टर्म्स इंटीजर की फॉर्म में आपको नहीं मिल पाएंगी। a को 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो अकॉर्डिंगली b की वैल्यू इंटीजरल नहीं आ पाएगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो a बाई बी का रेशियो 4/5 होना चाहिए और a और b दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर जो आएगा इसमें वो a4 और b5 आ जाएगा। ये इससे हमें पता चलता है कि लैम्डा 1 का 4th ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 2 के लिए 5th ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेगा, या फिर 8th और 10th ब्राइट फ्रिंज दोनों के रिस्पेक्टिवली कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ये बाद वाले फ्रिंजेस हमें नहीं डिस्कस करने हैं, लीस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर्स का पेयर हमें लेना था। अब वो लोकेशन कैसे निकालेंगे, या तो a की जगह 4 डाल के पहली इक्वेशन सॉल्व कर लो, या b की जगह 5 डाल के दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लो। ऑफ कोर्स आंसर शुड रिमेन द सेम, क्योंकि a इंटू लैम्डा 1 की वैल्यू b इंटू लैम्डा 2 के बराबर से ही हमने ये चीज़ सॉल्व की थी। तो यहाँ से x की वैल्यू में a की जगह मैं 4 डाल देता हूँ और लैम्डा की जगह 650 नैनोमीटर डाल देता हूँ। फिर से वही बात आ गई, कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यूज तो हमें नहीं बता, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो सेम यूनिट्स में उनको ले लेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 650 इंटू 4, ये टर्म मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ जाता है 2600। तो 2600 की टर्म आएगी और कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यूज डालनी है जो कि यूनिट सेम होनी चाहिए, तो उससे हमारा आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा। तो a पार्ट में 1950 d बाई डी और b पार्ट में 2600 d बाई डी नैनोमीटर हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। दीज वर द करेक्ट आंसर्स। In a double slit experiment, the angular width of a fringe is found to be 0.2 degrees on a screen placed 1 meter away. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें डिस्कस करना है। रेफरेंस के लिए एक डायग्राम हमेशा मैं साथ में बना लेता हूँ ताकि जो भी टर्म्स हैं उनको देखने में आसानी रहे। तो यहाँ पर दो स्लिट्स हैं S1 और S2 और दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d सिंबल हम यूज़ करते हैं। दोनों स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D रहेगा। स्लिट्स के मिड पॉइंट को रेफरेंस लेते हुए वहाँ से सामने स्क्रीन पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। वो जिस पॉइंट पर स्क्रीन को मीट करेगा दैट इज़ द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ये एक ओ पॉइंट ऐसा होता है जो S1 और S2 दोनों से ही बराबर डिस्टेंस पे होता है। यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम फ्रिंज देखा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर दोनों स्लिट्स के बीच का जो पॉइंट है वो ओ डैश पॉइंट भी आप डिस्कशन में ला सकते हैं। तो इसमें फ्रिंज विड्थ की बात की गई है। लीनियर फ्रिंज विड्थ की टर्म के लिए सिंबल बीटा यूज़ करते हैं। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस बीटा होता है और इसकी वैल्यू हो जाती है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लैम्डा वेवलेंथ है लाइट की जो आप यूज़ कर रहे हो, कैपिटल डी और स्मॉल डी मैंने डायग्राम में दिखा दिए। अगर आप एंगल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर स्क्रीन पे दो मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ, कोई भी दो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस मान लो ये हैं,
तो उनके बीच का सेपरेशन जो लेंथ हो गई वो मैंने बीटा से शो की थी। तो ओ डैश पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए ओ डैश जो है उसको रेफरेंस लाइन लेते हुए आप किसी भी पॉइंट की एंगुलर पोजीशन भी डिस्कस कर सकते हो। तो सपोज एक फ्रिंज जो था उसको मैंने ओ डैश से ज्वाइन किया, दूसरे कॉन्सेक्यूटिव फ्रिंज को भी ओ डैश से ज्वाइन किया, बीच में जो एंगल सबटेंड हो रहा है दैट इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो बीटा की टर्म है बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि लैम्डा नैनोमीटर के ऑर्डर में होता है जबकि कैपिटल डी और स्मॉल डी थोड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं। तो यूजुअली ये बीटा की टर्म बहुत स्मॉल होती है। और इस हिसाब से आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कैपिटल डी की टर्म है दिस इज़ वेरी लार्ज। तो ये जो मैंने आर्क टाइप की शेप बनाई है इसमें ये जो डिस्टेंसेज हैं नियरली डी के बराबर लिए जा सकते हैं। तो अगर मैं बीटा की फॉर्म में एंगल को डिस्कस करूं, मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला मैं लिखूं, तो ये जो बीटा की लेंथ थी इसको कैपिटल डी से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो नीचे भी एक कैपिटल डी की टर्म आ जाएगी बीटा की टर्म में, तो थीटा नॉट का फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो यहाँ पर एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाय स्मॉल डी का रिजल्ट हम यूज़ करने वाले हैं। यूजुअली लीनियर लेंथ बीटा की टर्म डिस्कस करते थे। इसमें डेटा जो दे रखा है वो एक बारी में दे रखा है हमें 0.2 डिग्री एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है कैपिटल डी दैट इज गिवन एज 1 मीटर्स। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर। लाइट की वेवलेंथ जो यूज की गई है इस एक्टिविटी में वो भी हमें बता दी गई है। व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। फिर से एंगुलर विड्थ ही फ्रिंज की हमें निकालनी है। तो दूसरी जो विड्थ की वैल्यू आएगी थीटा नॉट डैश, उसके लिए मैं सिंबल यूज कर लेता हूँ। किस बेसिस पे निकलेगी वो आगे देखते हैं। इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंटल apparatus इज इमर्स्ड इन वाटर। तो ये जो पूरा सेटअप है अगर मैं इसको वाटर में डिप कर दूं, मैं इस पूरे सेटअप को एक कंटेनर में डाल दूं जहां पर ये वाटर में सबमर्ज हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में थीटा नॉट डैश की वैल्यू क्या आएगी। यहां पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू डब्ल्यू में ले रहा हूं उसके लिए सिंबल, वो 4/3 के बराबर दे रखा है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि जो ज्योमेट्रिकल लेंथ हैं जैसे स्मॉल डी कैपिटल डी, वो पानी में या एयर में उनके ऊपर इस सेटअप के ऊपर फिजिकली कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एयर की जगह जब वाटर पूरा मीडियम हो जाएगा तो लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। और आप ध्यान देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लाइट की वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है इसका मतलब है वहाँ पर सेम लाइट की वेवलेंथ कम हो जाती है। और थीटा का फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। तो एंगुलर विड्थ जो थी उसका फॉर्मूला में लैम्डा और डी की टर्म आती थी। तो स्मॉल डी की टर्म सेम रहने वाली है, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, लेकिन लैम्डा की टर्म चेंज हो जाएगी। तो दूसरे केस में क्या होगा, थीटा नॉट डैश की वैल्यू लैम्डा डैश बाय डी आ जाएगी। ओरिजिनल एंगल थीटा नॉट की वैल्यू लैम्डा बाय डी के बराबर देख सकते हैं। दो बार सेम फॉर्मूला को मैंने यूज किया, थीटा नॉट इनिशियल वैल्यू और थीटा नॉट डैश फाइनल वैल्यू के लिए मैं यूज कर रहा हूं। तो इसमें अगर हम दोनों टर्म्स का रेशो ले लें, दोनों इन इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, तो थीटा नॉट डैश बाय थीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। राइट हैंड साइड को जब हम डिवाइड करेंगे तो स्मॉल डी की टर्म कैंसल आउट हो गई। तो अब ये रेशो हमें निकालना है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि वेवलेंथ इन वाटर अपॉन वेवलेंथ इन एयर, डैश का मतलब बाद में वाटर में हमने सबमर्ज कर दिया था पूरे सेटअप को। तो लैम्डा डब्ल्यू अपॉन लैम्डा इन एयर का रेशो जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो लैम्डा डब्ल्यू के सामने म्यू एयर लिखेंगे और लैम्डा एयर के सामने वाली टर्म मतलब राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में म्यू वाटर हम ले सकते हैं। तो लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर का जो रेशो आने वाला है वो आएगा म्यू एयर 1 डिवाइडेड बाय म्यू वाटर 4/3। 3 की टर्म न्यूमरेटर में चली जाएगी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है, तो ये रेशो 3/4 आ जाता है। तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा मतलब वाटर का और एयर का वेवलेंथ का जो रेशो है वो हमारा आ गया 3/4। तो इससे थीटा नॉट डैश की वैल्यू 3/4 टाइम्स थीटा नॉट आ जाती है। तो जिस भी यूनिट में थीटा नॉट की वैल्यू डालेंगे उसी यूनिट में थीटा नॉट डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया 3/4 इंटू थीटा नॉट की वैल्यू 0.2 डिग्री में पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.6 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू 0.15 डिग्री। तो कैपिटल डी और लैम्डा का जो डेटा हमें दे रखा था वो इस क्वेश्चन में यूज ही नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो हैं उनका रेशो अगर लोगे तो वेवलेंथ का रेशो आ जाएगा, और उससे जो एंगुलर विड्थ आएंगी दोनों सेटअप्स में उनका रेशो भी हमें मिल गया। 0.5 डिग्री वाज द करेक्ट आंसर।
व्हाट इज द ब्रूस्टर एंगल फॉर एयर टू ग्लास ट्रांजिशन? ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, रिजल्ट यूज कर लेते हैं tan IB, वेयर IB इज द ब्रूस्टर एंगल, इज इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर। तो जहां पर जो ट्रांजिशन हो रहा है जिस मीडियम से जिसमें, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो, जो रिलेटिव वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो हमें लेनी होती है। तो यहाँ पर जो डेटा है उसको पुट कर देते हैं। tan IB की वैल्यू आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 के बराबर। म्यू एयर जो है वैक्यूम के बराबर 1 हम ले सकते हैं। तो tan IB की वैल्यू अगर 1.5 आ गई है तो IB की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1.5। अब एग्जैक्ट नंबर तो ये ध्यान रखना मुश्किल है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेटा में नहीं है। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। tan 53 डिग्री, 37 और 53 के एंगल्स जो है उससे भी डेटा हमें याद रहता है। tan 53 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4/3 होती है, मतलब 1.33। और tan 60 डिग्री इज √3, वो 1.732 आ जाता है। तो 1.5 की जो टर्म आ रही है, tan ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू 1.5, वो वैल्यू 53 डिग्री और 63 डिग्री वाली के बीच में कहीं पर आएगा। तो 53 और 60 का अगर आप एवरेज भी ले लेते हैं तो ये जो नंबर आएगा 56.5 के आसपास आ जाएगा। बाकी कैलकुलेटर से आप एग्जैक्टली अगर चेक कर लेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 56.31 डिग्रीज एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर एक प्लेन सरफेस हमें दे रखा है और लाइट जो है उसके ऊपर फॉल कर रही है। लाइट की वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम, मतलब 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में नोट कर रहा हूँ। What are the wavelength and frequency of the reflected light? रिफ्लेक्ट होने के बाद वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी लाइट की, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए एक रे डायग्राम बना लेते हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक कर रही है वहाँ पर नॉर्मल मैंने बना दिया है एंगल्स को मेजर करने के लिए। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी मैंने शो कर दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लाइट जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो जिस मीडियम से लाइट आई थी वापस उसी मीडियम में चली जाती है। तो मीडियम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन द मीडियम। तो मीडियम में कोई भी चेंज नहीं होगा तो वेवलेंथ की वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो अगर इंसिडेंट लाइट के लिए लैम्डा की टर्म 5000 एंगस्ट्रम थी तो रिफ्लेक्टेड लाइट की जो वेवलेंथ आएगी दैट विल ऑल्सो रिमेन द सेम। तो उसको भी हम 5000 एंगस्ट्रम ही ले सकते हैं। और जहाँ तक फ्रीक्वेंसी की बात है, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करती है। तो लाइट चाहे रिफ्लेक्ट हो रही हो या रिफ्रैक्ट हो रही हो, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट रिमेन्स द सेम। तो अब फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन कैसे करें, उसके लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है C/λ के बराबर ले लेंगे। यहाँ पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो लाइट है इट इज़ ट्रैवलिंग इन एयर या वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सेम ले लेते हैं। तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड ले लेंगे और वेवलेंथ की वैल्यू 5000 × 10⁻⁻10 मीटर्स में पुट कर रहा हूँ। ऐसा यूनिट्स में ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज़ ली हैं ताकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर सेकेंड में, मतलब हर्ट्स में आ जाए। तो एफ के लिए जो कैलकुलेशन करेंगे वो देख लेते हैं। इसमें 3/5 × 1000 करके मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूँ। 10⁸ थी, -10 की टर्म ऊपर आकर पावर में +10 हो जाएगी और नीचे 1000 की टर्म थी, मतलब 10⁻3, उसको भी मैं काट के ऊपर 10 की पावर में -3 लगा रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी 3/5 विच इज़ 0.6 × 10⁻15। साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल को राइट में शिफ्ट कर देते हैं तो 6 × 10⁻14 इसी नंबर को आप लिख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आ गई है। For what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन हमें दे रखी है कि जो इंसिडेंट रे जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो दोनों रेज हैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हमें दे रखा है। तो आप ध्यान देंगे कि इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच का एंगल जो होता है वो I और R का सम होता है। तो that sum is equal to 90 degree when incident and reflected rays are perpendicular to each other, normal to each other। और I और R की वैल्यू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से बराबर होती है। तो 2I की वैल्यू 90 डिग्री में लिख देता हूँ। इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में सभी पार्ट हमने देख लिए हैं। रिफ्लेक्टेड रे की वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम रहेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज मैंने सॉल्व की थी। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाती हैं। दीज वर द करेक्ट आंसर्स।
Estimate the distance for which ray optics is a good approximation for an aperture of 4 mm and wavelength 400 nanometer. तो यहाँ पर हमें वो डिस्टेंस निकालना है जहाँ पर डिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स को निगलेक्ट करके रे ऑप्टिक्स में पड़े हुए डिस्कशंस हम यूज़ करते हैं। और वो डिस्टेंस हम कैसे सॉल्व करते हैं? फ्रेस्नेल डिस्टेंस उसको हमने डिफाइन किया है, उसकी वैल्यू होती है a² λ। तो इससे छोटे डिस्टेंसेस में डिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट है उसको निगलेक्ट करके रे ऑप्टिक्स के अप्रॉक्सीमेशन हम यूज़ कर सकते हैं, इससे बड़े डिस्टेंसेस में हम नहीं लगाते हैं। तो a की टर्म जो है दैट इज़ दी अपर्चर साइज, जो ओपनिंग जैसे लाइट आ रही है उसका जो साइज़ है वो हमें a में पुट करना है, और लैम्डा जो है दैट इज़ ऑफ कोर्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट इज़ बीइंग यूज्ड। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस की वैल्यू के लिए ये डेटा पुट कर देते हैं। अपर्चर का साइज़ 4 mm हमें दे रखा है, तो अपर्चर की वैल्यू 4 × 10⁻³ मीटर में लूँगा, और वेवलेंथ हमें 400 नैनोमीटर दी हुई है, 400 × 10⁻৯ मीटर में इसे लेने वाला हूँ। कैलकुलेशन में a और लैम्डा दोनों ही टर्म्स को मीटर की यूनिट में हम रखेंगे, और उससे फ्रेस्नेल डिस्टेंस की वैल्यू भी SI यूनिट मीटर में ही आ जाएगी। वेवलेंथ की टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 400 की टर्म में 4 का पार्ट अलग ले आते हैं, और जो 100 का फैक्टर है 10⁻² का फैक्टर है उसको 10⁻⁻9 में मिला देंगे, तो ये बचेगा 10⁻⁻7। तो ZF की वैल्यू के लिए a² की टर्म हो जाएगी 4 × 10⁻³ का स्क्वायर, और नीचे लैम्डा की टर्म है दैट इज 4 × 10⁻7। 4 की टर्म एक ऊपर नीचे मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, एक 4 की टर्म बच जाएगी। 10 की पावर में -3 दो बार है, और नीचे -7 की टर्म जो है पावर में वो +7 ऊपर आकर हो जाती है। तो ये आंसर आ गया 4 × 10⁻1 विच इज सिंपली इक्वल टू 40 मीटर्स। दिस वॉज द करेक्ट आंसर। The 6563 angstrom H alpha line emitted by a hydrogen in star is found to be red shifted by 15 angstrom. तो यहाँ पर स्टार से आने वाली रेडिएशन को हम एनालाइज कर रहे हैं। वो रेडिएशन कैसे ओरिजिनेट हो रही है? यहाँ पर हाइड्रोजन से एसोसिएटेड स्पेक्ट्रल लाइंस का डिस्कशन किया जा रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में क्लास 11th में केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और बाद में एटम्स चैप्टर में भी बोर मॉडल डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर से लोअर लेवल्स पे आता है तो रेडिएशन एमिट होती है। तो उसी में से एक पर्टिकुलर लाइन को डिस्कस किया जा रहा है। आगे कौन सी लाइन है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो हमें ज़्यादा उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन डिस्कस हो रहा है उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ हमें दे रखी है 6563 एंगस्ट्रम के बराबर, और हमने जब उसको ऑब्जर्व किया 6563 नंबर तो हाइड्रोजन से एसोसिएटेड ट्रांजिशंस के हिसाब से आप निकाल लेंगे। तो हाइड्रोजन चाहे अर्थ पे है या फिर स्टार में है, वो एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का होगा। जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो वेवलेंथ में हमने रेड शिफ्ट देखा। रेड शिफ्ट में यहाँ पर ये डॉपलर इफेक्ट का अब डिस्कशन हो रहा है, और जब एक ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है तो उस केस में जो ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ है वो एक्चुअल वेवलेंथ से ज़्यादा देखी जाती है, और उस सिचुएशन को रेड शिफ्ट बोलते हैं। रेड कलर जो है दैट इज एसोसिएटेड विद हाई वेवलेंथ्स, और ब्लू कलर जो है दैट इज एसोसिएटेड विद लो वेवलेंथ्स। तो अगर ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ एक्चुअल से ज़्यादा आती है तो उस सिचुएशन को हम रेड शिफ्ट से डिफाइन करते हैं। तो रेड शिफ्टेड बाय 15 एंगस्ट्रम का मतलब है वेवलेंथ में जो ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल वेवलेंथ में डिफरेंस है वो 15 एंगस्ट्रम हमें दे रखा है, और ऑब्जर्व वेवलेंथ रेड कलर से हमें हिंट मिलता है कि एक्चुअल वेवलेंथ से ज़्यादा आ रही है। 6563 + 15 करेंगे तो ऑब्जर्व वेवलेंथ आपको मिल जाएगी। एस्टिमेट द स्पीड विद विच द स्टार इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ। तो मैंने आपको बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट हैं आप डिस्कस कर रहे हैं उनका रिलेटिव मोशन, तो आपके रिस्पेक्ट में स्टार अगर आपसे दूर जा रहा है, आप ऑब्जर्वर हैं, स्टार आपसे दूर जा रहा है, तो उस केस में ऑब्जर्व वेवलेंथ ज़्यादा आती है। रेड शिफ्ट से वो हमें हिंट मिल गया है। तो किस स्पीड से वो स्टार अर्थ से दूर जा रहा है ये हमें सॉल्व करना है। तो डॉपलर इफेक्ट का जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फॉर्मूला पढ़ा जाए तो डेल्टा न्यू बाय न्यू की टर्म हम स्टडी करते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट वो कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, इसीलिए दोनों के फ्रैक्शनल चेंजेस में रिलेशन में एक माइनस का साइन दिया हुआ है। एंड दिस नंबर इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल बाय सी। ये जो v रेडियल की टर्म है दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। तो यही टर्म हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है कि किस स्पीड से स्टार अर्थ के रिस्पेक्ट में दूर जा रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, अगर ये टर्म ऑब्जेक्ट दूर जा रहा होता है सोर्स ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो इस टर्म को हम पॉजिटिव लेते हैं।
तो वेवलेंथ की फॉर्म में ये जो राइट की दो टर्म्स हैं इनको हम यूज करेंगे, तो डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू वी रेडियल बाय सी, और डेल्टा लैम्डा इस फॉर्मूला में हम पॉजिटिव लेते हैं तो वी रेडियल की टर्म भी पॉजिटिव आ जाती है। डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव है जो कि रेड शिफ्ट है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं अब बस, 15 एंगस्ट्रम की टर्म ऊपर और ओरिजिनल वेवलेंथ 6563 एंगस्ट्रम की टर्म नीचे। रेशियो ले रहे हैं, सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज हैं, ऊपर नीचे यूनिट सेम रखनी है, तो चाहे आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लें या सीधा एंगस्ट्रम में यूज कर लें, ये इंश्योर करना है कि ऊपर नीचे यूनिट सेम हो। दूसरी तरफ भी यही चीज आएगी, अगर हम सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड लेते हैं तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है स्टार की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसको भी हमें मीटर्स पर सेकंड में लेना होगा। ये वो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है जो लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज के अलोंग होता है, जिसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है ये हम सॉल्व कर लेंगे। अब 15/6563 का जो भी रेशियो आएगा उसमें हमें 3 × 10⁸ की टर्म को मल्टीप्लाई करना है। बाकी ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 15 × 3 की टर्म 45 हो जाएगी अपॉन 6563। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 1000 10⁸ की जो टर्म है उसको दो पार्ट्स में बांट लेता हूँ। 10⁻3 तो 45 से मल्टीप्लाई करके उसको 45,000 बना देता हूँ और बची हुई 10⁵ को मैं अलग रहने देता हूँ। इससे क्या होगा, 45,000/6563 की टर्म जो है वो रेशियो जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, वो नंबर 1 और 10 के बीच में आएगा और इससे हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आ जाता है। तो यहाँ से जो नंबर आएगा 45,000/6563, ये आप सॉल्व कर लो, 6.86 आ जाएगा, साथ में 10⁵ की टर्म है मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड विद विच द स्टार इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम अर्थ। इट वॉज द करेक्ट आंसर। Explain how corpuscular theory predicts the speed of light in a medium, say water, to be greater than the speed of light in vacuum. And is the prediction confirmed by experimental determination of the speed of light in water? And if not, which alternative picture of light is consistent with the experiment? तो कॉर्पस्कुलर मॉडल हमें डिस्कस करना है। कॉर्पस्कुलर मॉडल में जो प्रिडिक्शन किया गया था उसमें ये बताया गया था कि जो लाइट है उसको हम पार्टिकल्स में डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉर्पस्कुल्स, और जो उसके पार्टिकल्स हैं लाइट के, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो दे एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। एक डायग्राम बनाकर इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमने सरफेस बना दिया है। ऊपर हमारे पास वैक्यूम है और नीचे यहाँ पर सपोज वाटर ले लेते हैं, कोई भी मीडियम ले लेते हैं विच इज डेंसर देन द फर्स्ट मीडियम। तो इनिशियली लाइट जो है दैट इज ट्रैवलिंग इन दी मीडियम वैक्यूम, उसको मैं एरो से उसकी रे बना रहा हूँ। फिर जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर मैं एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो ये देखा गया है कि जो रे ऑफ लाइट है इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो अगर ये ओरिजिनल रे सीधी जाने के बजाय मीडियम चेंज होने की वजह से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब इसमें हम कॉर्पस्कुल्स को एनालाइज करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ लाइट देखते हैं। तो इस तरीके से जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, बेसिकली रे की जो बीम है, बीम ऑफ लाइट, उसके अलॉन्ग बहुत सारे पार्टिकल्स मैं विजुअलाइज कर लेता हूँ। कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर मैंने वैक्यूम में डिस्कस किए हैं और वहाँ ही कुछ पार्टिकल्स दूसरे मीडियम में भी मैं इसके ले रहा हूँ। और ये जो बीम है लाइट की, रे ऑफ लाइट है, इसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग द वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स इज डायरेक्टेड। तो वेलोसिटी वेक्टर्स जो है उस पर हम ध्यान देंगे। तो ये किसी भी पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो इसी लाइन के अलॉन्ग आ जाएगा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैं वी नेट टर्म यूज कर लेता हूँ, और जब मीडियम चेंज हो गया तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी के लिए वी नेट डैश का सिंबल मैं यूज करूंगा। अब हम क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट्स ले लेंगे। कंपोनेंट्स दो लेने हैं हमें, सरफेस के अलॉन्ग, और कंपोनेंट को हम लेंगे नॉर्मल के अलॉन्ग। और इसी तरीके से बाद में भी सरफेस के अलॉन्ग और नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटीज के कंपोनेंट हम ले सकते हैं। ये समझने के लिए डिस्कशन में कर रहा हूं। तो अब पहला पार्ट देखते हैं, वी नेट जो था वैक्यूम वाले मीडियम में, वहां पर हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लेंगे। तो इसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, सरफेस के अलॉन्ग वी एस उसका नाम मैं लिख लेता हूं, और दूसरा आ जाएगा नॉर्मल के अलॉन्ग, उसको मैं वी एन लिख लूंगा। बाद में भी आप देखेंगे इसी तरीके से वी एस डैश सरफेस के अलॉन्ग हो जाएगा और वी एन डैश जो है वो नॉर्मल के अलॉन्ग हो जाता है। तो मैंने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं जब वो मीडियम चेंज करते हैं तो उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में ये जो वाटर का मीडियम के पार्टिकल्स हैं ये फोर्स लगाएंगे।
तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल के अलोंग बाद में जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो इनिशियल नॉर्मल कंपोनेंट से ज़्यादा हो जाती है, जबकि टेंजेंट के अलोंग फोर्स नहीं लगती है। टेंजेंट मतलब सरफेस के अलोंग, तो सरफेस के अलोंग का जो कंपोनेंट है बाद में वो पहले के ही बराबर रहता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो बढ़ गया है, दूसरा कंपोनेंट सेम है। इसकी वजह से जो नेट वेलोसिटी वेक्टर आएगा बाद में वी नेट डैश, उसकी वैल्यू वी नेट से ज़्यादा आ जाती है। और एंगल के हिसाब से देखेंगे, अगर नॉर्मल वाला कंपोनेंट बढ़ गया है तो रिजल्टेंट का एंगल जो है वो नॉर्मल के नज़दीक चला जाता है। तो वी नेट का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा इनिशियल अगर आप ले लेंगे, और वी नेट डैश का एंगल नॉर्मल कंपोनेंट के साथ बाद में लेंगे थीटा फाइनल, तो उसकी वैल्यू कम आएगी। मतलब ये जो नेट वेक्टर है ये नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ बेंड हो जाता है, इसीलिए ये जो बीम है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और इसलिए हम बोलते थे कि मतलब जो पहले उसमें थ्योरी दी गई थी उसके हिसाब से कि डेंसर मीडियम में लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस हिसाब से आप देखो, अगर सरफेस के लॉन्ग कंपोनेंट तो सेम है बट नॉर्मल कंपोनेंट बाद में बढ़ गया है, तो नेट वेलोसिटी जो है उसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सरफेस के अलोंग कंपोनेंट सेम है फाइन, बट नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट बढ़ने की वजह से नेट वेलोसिटी जो है वो बाद में बढ़ जाती है। दिस इज द प्रिडिक्शन, किसके बेसिस पे? कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बेसिस पे। बट ये जो प्रिडिक्शन है ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से गलत है। तो इज द प्रिडिक्शन कंफर्म्ड? नो, इट इज नॉट कंफर्म्ड। और स्पीड ऑफ लाइट जब वाटर में मेजर की गई तो देखा गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है दिस इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हमें जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी का लॉजिक था उसके हिसाब से तो नेट ज़्यादा हो जानी चाहिए थी वेलोसिटी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है और इस बेसिस पे फिर हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, जब हमने देख लिया कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में प्रिडिक्शन कंफर्म नहीं हुआ, तो कौन सी अल्टरनेटिव पिक्चर ऑफ लाइट सही है? तो यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन है ये वेव नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस किया जाए तो ये फिट बैठता है। और वेव नेचर के हिसाब से जितना डेंसर मीडियम होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाएगी एज कंपेयर टू वैक्यूम। और वो हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से वेव नेचर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये चीज़ प्रूव करके भी दिखाई गई है। स्नेल्स लॉ को उसमें प्रूव किया हुआ है, वो टेक्स्ट बुक में आप डेरिवेशन हाइजेंस प्रिंसिपल की हेल्प से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की देख सकते हैं। दिस वाज द रिक्वायर्ड डिस्कशन। You have learnt in the text how Huygens principle leads to the laws of reflection and refraction. Huygens principle हमने पढ़ा था और उसमें वेव फ्रंट्स बनाकर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव भी टेक्स्ट बुक में किया गया है। Use the same principle to deduce directly that a point object placed in front of a plane mirror produces a virtual image whose distance from the mirror is equal to the object distance from the mirror. तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमें प्लेन मिरर के सामने प्लेस करना है और उसका जो इमेज बनेगा रिफ्लेक्शन के बाद वो उतने ही डिस्टेंस पर होगा मिरर से जितना ऑब्जेक्ट था, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एक प्लेन मिरर को मैं शो करूँगा, पीछे सिल्वरिंग कर दिया मैंने, तो जो सिल्वर्ड साइड है उसके दूसरी तरफ से रिफ्लेक्शन होगा। तो मिरर के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, ओ पॉइंट उसकी लोकेशन हो जाएगी। तो ओ पॉइंट जो है पॉइंट सोर्स है हमारे लिए लाइट का, और उससे एमिनेट होने वाले स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को हमें एनालाइज करना होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, सपोज डी डिस्टेंस है, तो वहाँ पर हम एक वेव फ्रंट बनाएंगे। तो वेव फ्रंट्स ट्रैवल करते हुए मिरर तक जस्ट पहुँच चुके हैं, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा और उसका एक पार्ट यहाँ पर मैं कर्व्ड ड्रॉ कर देता हूँ। तो पूरा स्फेरिकल वेव फ्रंट शो करने की ज़रूरत नहीं है, एक उसका पार्ट मैं शो कर रहा हूँ। ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है इसमें पॉइंट्स ले लेते हैं P, Q और R, ठीक। तो 3D में आप देखेंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा ये। और अगर आप प्लेन में देखते हैं एक 2 डायमेंशनल डायग्राम जैसा हम स्क्रीन पे या कॉपी पे बना सकते हैं, तो उसमें सर्कुलर शेप आपको दिखाई देती है, एक सर्कुलर सेक्शन बन जाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट का, और उसका भी कुछ पार्ट हम ले रहे हैं तो आपको आर्क PQR दिखाई दे रही है, ठीक। तो ये वेव फ्रंट जो है ट्रैवल करता हुआ आ रहा है और एक पार्ट उसका हमने बनाया है। तो वेव का जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है वो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो P पॉइंट पर अगर आप कर्व्ड सरफेस जो है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो सेंटर O से ही पास करेगा। तो इस तरीके से O से P मैं एक एरो बना रहा हूँ, और दूसरे एंड पर O से R जो है
वो भी आप एक एरो से शो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो Q पॉइंट पर जो वेव फ्रंट है वो मिरर तक पहुंच गया है। P और R पॉइंट्स पर जो वेव फ्रंट है वो अभी मिरर तक नहीं पहुंचे हैं, तो उनको फिर हम आगे की तरफ और लेके जाते हैं। तो सपोज टाइम T में जो लाइट है वो P से आगे एक और पॉइंट ले लेते हैं, अब इसका नाम ले लेते हैं सपोज A, और R से भी ऐसे आगे जाएगा ये वेव फ्रंट, R से लाइट आगे ट्रेवल कर रही है एंड इट इज़ रीचिंग पॉइंट B। ठीक, तो इतने टाइम में Q पॉइंट पर तो वेव फ्रंट जो था वो ऑलरेडी मिरर तक पहुंच गया था, तो वो पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये P से A पॉइंट जितना आगे गया है उतना ही पीछे की तरफ Q का Q डैश पॉइंट आ चुका होगा। तो कुछ टाइम के बाद जो वेव फ्रंट बनेगा वो बनेगा A, B और Q डैश को ज्वाइन करके। तो उल्टी डायरेक्शन में आपको एक और स्फेरिकल वेव फ्रंट दिखाई देगा, उसका एक पार्ट, स्फेयर का एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर मिरर नहीं होता तो उस सिचुएशन में क्या होता, यहाँ पर आगे जितना Q से Q डैश पीछे की तरफ हम गए थे उतना Q से Q डबल डैश आगे की तरफ हम चले जाते हैं। तो PQR के आगे एक और वेव फ्रंट AQ डबल डैश इंटू B, AQ डबल डैश B, इस तरीके से वेव फ्रंट बनता। तो अगर मिरर नहीं होता तो एक वेव फ्रंट है PQR और टाइम T के बाद एक और वेव फ्रंट है AQ डबल डैश B, लेकिन रिफ्लेक्शन हो गया है, मिरर प्रेजेंट है, इसीलिए टाइम T के बाद जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो AQ डैश B हमें दिखाई दे रहा है। ये जो दोनों बाद में मैंने कर्व्ड शेप्स दिखाई हैं आपको, ये जो वेव फ्रंट्स बनाए हैं कि मिरर नहीं होता तो और मिरर है तो, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया। ये आप देखेंगे दे विल बी सिमेट्रिक, एकदम एक दूसरे जैसी शेप है, मिरर इमेज की तरह इसे आप ट्रीट कर सकते हैं एक दूसरे का। तो जिस तरीके से AQ डबल डैश B को अगर मैं पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करता हूँ A और B पॉइंट्स को, तो वो O पॉइंट से आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है उसको भी आप पीछे की तरफ अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो A और B पॉइंट्स जो हैं वहाँ से आप पीछे उनके नॉर्मल लाइंस बनाएंगे तो वो O डैश पॉइंट से आते हुए दिखाई देंगे। तो A O A Q डैश Q डबल डैश B जो शेप है इसको आप देखो, और O डैश A Q डैश B इस शेप को आप देखो। तो बाय सिमेट्री ये दोनों शेप्स आपको सेम दिखाई देंगी, इसीलिए O डैश का Q से जो डिस्टेंस था वो O डैश और Q O और Q का बराबर डिस्टेंस आ जाता है। OQ की लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू O डैश Q। तो इसीलिए ओरिजिनल वेव फ्रंट जो है और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो है वो सिमेट्रिक आते हैं। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो जो इमेज हमें दिखाई देगी वो ऑब्जेक्ट से जो मिरर का डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के पीछे हमें दिखाई दे जाती है। तो यही चीज़ हमें शो करनी थी। दिस वाज द रिक्वायर्ड डिस्कशन। लेट अस लिस्ट सम ऑफ द फैक्टर्स विच कुड पॉसिबली इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ वेव प्रोपगेशन। कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया जा रहा है, जैसे नेचर ऑफ द सोर्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, मोशन ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। ऑन विच ऑफ दीज फैक्टर्स इफ एनी does the speed of light in vacuum depend, does the speed of light in a medium say glass or water depend। तो ये जो फैक्टर्स दिए हुए हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्पीड ऑफ लाइट डिस्कस करनी है। दो केसेस डिस्कस करने हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कि इन फैक्टर्स पे ये वैल्यूज डिपेंड करेंगी या नहीं करेंगी। तो पहला पार्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। इनमें से दिए हुए किसी भी फैक्टर्स पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिपेंड नहीं करती है, चाहे नेचर ऑफ सोर्स कुछ भी हो, डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करे, सोर्स या ऑब्जर्वर का मोशन कैसा भी हो, वेवलेंथ कुछ भी हो, और इंटेंसिटी की वैल्यू भी कुछ भी रह सकती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विल रिमेन द सेम। ये सभी पॉइंट्स आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस किए गए हैं, वहीं पर ये बात बताई गई है। फिर दूसरा पार्ट देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम से ग्लास और वाटर डिपेंड। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं इन पांचों में से जिनके ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड करती है। सबसे पहला पॉइंट आएगा नेचर ऑफ द सोर्स। नेचर ऑफ द सोर्स पे स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में, किसी पर्टिकुलर मीडियम में डिपेंड नहीं करेगी। सोर्स से किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का कोई रिलेशन नहीं आता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की बात करें तो अगर आइसोट्रोपिक मीडियम हमें दे रखा है, आइसोट्रोपिक मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें किसी भी डायरेक्शन में मीडियम की प्रॉपर्टी सेम रहती है, तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जो है उसका कोई रिलेशन नहीं आएगा।
हाँ, अगर एनिसोट्रोपिक मीडियम हमें दे रखा है, एनिसोट्रोपिक मीडियम मतलब एक ऐसा मीडियम जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट अगर उस मीडियम के थ्रू मूव कर रही है तो वहाँ पर स्पीड अलग आएगी, दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो अलग आएगी। ऐसे मीडियम्स को एनिसोट्रोपिक मीडियम कहते हैं। और सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी केमिस्ट्री में आपने शुरू में आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर यही एक एग्जाम्पल होता है कि लाइट का प्रोपगेशन थोड़ा डिफर कर जाता है दोनों टाइप के मीडियम से। फिर थर्ड पॉइंट आता है मोशन ऑफ द सोर्स एंड और ऑब्जर्वर। तो जहाँ तक एक पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की बात है तो वो सोर्स के जो रिलेटिव मोशन है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम उस पर डिपेंड नहीं करता है, बट ऑब्जर्वर का जो रिलेटिव मोशन है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। फिर वेवलेंथ की बात आती है। वेवलेंथ के ऊपर स्पीड ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर मीडियम में डिपेंड करती है। अलग अलग वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ अलग आती हैं। मीडियम सेम हो सकता है लेकिन वेवलेंथ अगर लाइट की अलग है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आता है, तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में अलग आएगी। इंटेंसिटी ऑफ द वेव जो है उससे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जो है वो डिपेंड नहीं करती है। तो इस तरीके से हमने सभी पॉइंट्स देख लिए हैं। दीज वर द रिक्वायर्ड आंसर्स। For sound waves, the Doppler formula for frequency shift differs slightly between the two situations. एक सिचुएशन हमें डिस्कस करनी है जिसमें सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, और दूसरी सिचुएशन में द सोर्स इज मूविंग बट द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। तो इन दोनों केसेस में जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आता है उसकी वैल्यूज अलग आती हैं। साउंड वेव्स के लिए डॉपलर फार्मूला जो है वो क्लास 11th में वेव्स चैप्टर में हमने पढ़ा है। The exact Doppler formulas for the case of light waves in vacuum are however strictly identical for these situation. लेकिन अगर लाइट वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हैं तो उस केस में डॉपलर फार्मूला जो आएंगे, जो रिजल्ट आएगा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की वैल्यू आएगी वो दोनों केसेस में सेम आएगी, चाहे सोर्स रेस्ट पे हो और ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो और सोर्स मूव कर रही हो, तो दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आते हैं। तो ऐसा क्यों है ये हमें डिस्कस करना है। और अगर लाइट किसी पर्टिकुलर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर रही है, तो उस केस में फिर फॉर्मूला पर क्या असर इन दोनों केसेस में पड़ता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे साउंड वेव्स जो है उनको एक मीडियम चाहिए टू प्रोपगेट। तो जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है उनके बीच का रिलेटिव मोशन सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोर्स और ऑब्जर्वर के दो केसेस यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं। तो पहला केस में सोर्स जो है रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, और दूसरे केस में ऑब्जर्वर रेस्ट पे है एंड द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो रिलेटिव मोशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों में सेम है। एस और ओ दोनों में ही, दोनों केसेस में एस और ओ एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, बट फिर भी फ्रीक्वेंसी का जो शिफ्ट आता है वो अलग आता है, क्योंकि हमें ऑब्जर्वर का मूवमेंट देखना होता है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम। जिस मीडियम में साउंड वेव ट्रेवल करती है उस मीडियम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर का मूवमेंट हमें देखना होता है। और पहले केस में सपोज यहाँ पर मीडियम एयर है एंड एयर इज एट रेस्ट, विंड स्पीड हमें मान लो 0 ले रखी है, तो पहले केस में ऑब्जर्वर विंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, दूसरे केस में ऑब्जर्वर विंड के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है। तो दोनों केसेस जो हैं फिजिकली डिफरेंट हो जाते हैं। दोनों केसेस में ऑब्जर्वर को जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सुनने को मिलती है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। अब लाइट के केस में क्या हो जाता है, लाइट जब वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो देयर इज नो मीडियम, मीडियम है ही नहीं, वैक्यूम मीन्स देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो उस सिचुएशन में जो ऑब्जर्वर का मोशन विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, उस टर्म का कोई सेंस नहीं बनता है, सिर्फ सोर्स और ऑब्जर्वर बचते हैं, और इन दोनों डायग्राम्स में आप देख सकते हैं उनका रिलेटिव मोशन इज सिमिलर। तो उस केस में उन दोनों के ही रिलेटिव मोशन की टर्म आती है, और उस केस में चाहे सोर्स रेस्ट पे हो ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो सोर्स मूव कर रहे हो, दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी का जो चेंज आता है ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो होता है वो दैट रिमेन्स द सेम। हाँ, अगर लाइट किसी मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है तो फिर से साउंड वेव वाला डिस्कशन आ जाता है। ऑब्जर्वर का मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम मैटर करता है। तो ऑब्जर्वर और सोर्स का रिलेटिव मोशन सेम है, लेकिन ऑब्जर्वर का मोशन विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम दोनों केसेस में डिफरेंट आता है, और उस केसेस में डॉपलर इफेक्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के जो चेंज से एसोसिएटेड फार्मूला आएंगे वो भी थोड़े से डिफरेंट आएंगे। तो साउंड वेव्स जो कि मीडियम में प्रोपोगेट करती हैं और लाइट वेव जब वो मीडियम में प्रोपोगेट करिए, उन दोनों केसेस में डिस्कशन अलग हो जाता है। और जब लाइट वेव वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं तो उस सिचुएशन में डिस्कशन डिफरेंट हो जाता है। दिस वाज द रिक्वायर्ड
answer. In the double slit experiment, using light of wavelength 600 nanometer, the angular width of a fringe formed on a distant screen is 0.1 degree. What is the spacing between the two slits? डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDAC, जिसमें लाइट की वेवलेंथ 600 नैनोमीटर 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स हमने यूज़ की है। और उस केस में जो फ्रिंज विड्थ है उसको एंगल की फॉर्म में मेजर किया गया है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात की जा रही है, एंड दैट इज गिवन एज 0.1 डिग्रीज। तो यहाँ पर फ्रिंज विड्थ की जो लीनियर वैल्यू होती है दैट इज लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, और एंगुलर विड्थ जो होती है दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल d। कैपिटल D स्क्रीन और स्लिट्स का डिस्टेंस होता है और स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। तो स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स की वैल्यू मतलब स्मॉल d की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो एंगल आता है दैट हैज टू बी मेजर्ड इन रेडियंस। लैम्डा बाई d का रेशो से जब हम फ्रिंज विड्थ को एंगल की फॉर्म में बताते हैं तो उसमें ये रेडियन में रिजल्ट आना चाहिए। तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपको ध्यान में रखना होगा। 1 डिग्री जो है 180 डिग्री इज पाई रेडियंस। कहीं एक चीज़ ध्यान रख सकते हो आप, या तो 360 डिग्रीज इक्वल टू 2 पाई रेडियन से डिस्कशन कर लो, या 180 डिग्रीज पाई रेडियंस। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, पाई बाय 180 रेडियंस के बराबर। और 0.1 डिग्री जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके लिए 0.1 इंटू पाई बाय 180 की टर्म आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो है हमें यहाँ पर एंगल की रेडियंस में पुट करनी थी। तो रिजल्ट यूज़ करना है ये थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई d का। यहाँ से स्मॉल d की वैल्यू स्लिट सेपरेशन लैम्डा बाय थीटा आएगा। वैल्यूज डालते हैं। लैम्डा की वैल्यू मैं डालूंगा मीटर्स में, तो d की वैल्यू भी मीटर्स में आएगी। लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे 600 इंटू 10⁻⁹। थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे 0.1 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। अब ये आगे कैलकुलेशन जो है ये हमें करके देखनी पड़ेगी। इसमें पाई की जगह 3.14 आप ले सकते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें 600 इंटू 10⁻⁹ पहले से थी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 180 जो है उसको ऊपर ले आओ आप, और नीचे पाई की टर्म 3.14 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.314 की टर्म आ जाएगी। आगे ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आप करके देख सकते हैं। जो रिज़ल्ट आने वाला है वो आएगा नियर अबाउट 3.4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स, एंड दिस वॉज द करेक्ट आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सभी पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ। स्लिट साइज जो है उसको हमने डबल कर दिया है A से 2A। हाउ डज दिस अफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड। तो जो सेंट्रल मैक्सिमम आता है, सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड आता है, उसका साइज जो है वो विड्थ ऑफ द स्लिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमने A की वैल्यू बढ़ा दी है, स्लिट विड्थ को बढ़ा दिया है, तो साइज ऑफ द सेंट्रल बैंड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी जो है वो स्लिट विड्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हमने स्लिट विड्थ को डबल कर दिया है तो इंटेंसिटी की वैल्यू ओरिजिनल के 4 टाइम्स हो जाएगी। बी पार्ट अब देखते हैं। इन व्हाट वे इज डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पैटर्न आता है उसमें जो इंडिविजुअल स्लिट्स हैं उनकी वजह से जो डिफ्रैक्शन होता है वो भी उस पैटर्न में सुपर इम्पोज होता है। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न आता है इट इज मॉड्यूलेटेड, इट इज चेंज्ड बाय द डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द सिंगल स्लिट्स। सी पार्ट देखेंगे। व्हेन अ टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टिकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स, a bright spot is seen at the center of the shadow of the obstacle. Explain why. तो बहुत डिस्टेंट सोर्स से लाइट आ रही है और उस लाइट के पाथ में हमने एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है। तो सामने जो स्क्रीन है उसके ऊपर एक शेडो बनेगी और उस शेडो के बीचों बीच देयर इज अ ब्राइट स्पॉट। ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो टाइनी ऑब्स्टेकल हमने प्लेस किया है उसकी एजेस पे देयर इज डिफ्रैक्शन। तो उसकी एजेस से पास होते हुए लाइट का डिफ्रैक्शन हो जाता है। तो अगर हम सिर्फ रे ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते तो जो लाइट आ रही है वो यहाँ पर ऑब्स्टेकल पर ब्लॉक हो जाती और उसी के प्रोपोर्शन में सामने स्क्रीन पर आपको डार्क शेडो दिखाई देती, बाकी जगह लाइट पहुँच जाती। लेकिन यहाँ पर ऑब्स्टेकल की बाउंड्री से जो डिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से शेडो के रीजन में भी ब्राइट पॉइंट्स देखे जाते हैं।
तो ये क्या रीज़न है इस ब्राइट पॉइंट के पीछे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द एजेस एट द बाउंड्री ऑफ द ऑब्स्टिकल। डी पार्ट देखेंगे अब। 2 स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ 7 मीटर पार्टीशन वॉल इन अ रूम 10 मीटर हाई। तो एक 10 मीटर हाई रूम है, साइड में से देख रहे हैं इसको, और उसके बीच में हमने एक 7 मीटर हाइट का पार्टीशन लगा दिया है, और इसमें दोनों तरफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स जिनको हमने इस पार्टीशन से सेपरेट कर दिया है। स्टूडेंट्स की हाइट 1.6 1.7 मीटर्स आप ले सकते हैं, जबकि पार्टीशन इज वेरी हाई, इट इज 7 मीटर हाई। बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन बेंड अराउंड ऑब्स्टिकल्स। तो वेव्स जो है उनका डिफ्रैक्शन, उनका ऑब्स्टिकल के अराउंड बेंडिंग का फिनोमिनन हम इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। हाउ इज इट दैट द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू सी ईच अदर इवन दो दे कैन कन्वर्स इजीली? तो साउंड वेव्स जो हैं वो पार्टीशन के ऊपर की जो खाली जगह है वहां से बेंड होकर एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक पहुंच सकती हैं। दोनों स्टूडेंट्स इस पार्टीशन के बावजूद एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट सी ईच अदर। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिनन है, लाइट वेव्स या साउंड वेव्स की जो बेंडिंग की बात की जा रही है, वो तब देखा जाता है जब ऑब्स्टेकल जो है उसका साइज या ओपनिंग जिससे वो वेव पास कर रही है उसका साइज उस वेव की वेवलेंथ के आसपास के रीजन में हो। अब यहां पर ये ओपनिंग आप देखो, इस ओपनिंग की विड्थ अगर आप डिस्कस करोगे तो 10 मीटर हाई रूम में 7 मीटर का ऑब्स्टिकल है, तो जो अपर्चर है, जो ओपनिंग है वेव के मूव करने के लिए, वो 3 मीटर हमें दे रखी है। अब साउंड वेव्स जो हैं उनकी वेवलेंथ इसके ऑर्डर की होती है, 0.3 मीटर 1 मीटर, इस रेंज में साउंड वेव्स की वेवलेंथ को लिया जा सकता है। तो साउंड वेव्स जो हैं वो एक स्टूडेंट से आकर इस पर्टिकुलर बीच के गैप में बेंड होकर दूसरे स्टूडेंट तक पहुंच सकती हैं, तो दे कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर। बट लाइट वेव्स जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटी होती है। तो ये जो ओपनिंग की विड्थ है, दिस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट 10⁻⁻7 मीटर्स के ऑर्डर की होती है। तो इस वजह से दे कैन नॉट सी ईच अदर, क्योंकि स्टूडेंट ए से जो लाइट आ रही है वो स्टूडेंट बी तक नहीं पहुंचेगी, वो बेंड नहीं होगी इन दिस ऑब्स्टिकल, साउंड वेव्स बेंड हो जाएंगी। ई पार्ट देखेंगे। रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द assumption that a light travels in a straight line. Diffraction effects when light propagates through small apertures or slits or around small obstacles disprove this assumption. तो रे ऑप्टिक्स में हमने देखा था कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन इस टॉपिक में हम डिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स देख चुके हैं, जहाँ पर लाइट जो है किसी बहुत छोटे से अपर्चर से पास होती है, बहुत छोटी सी ओपनिंग, बहुत छोटा सा स्लिट हो या बहुत छोटा सा ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में आए, तो लाइट फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती है, इट बेंड्स। तो ये जो रे ऑप्टिक्स की एजम्पशन है वो इस चैप्टर में डिस्प्रूव हो गई। फिर भी हम रे ऑप्टिक्स की जो एजम्पशन है उसको कॉमनली यूज करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस सिचुएशंस, जैसे इमेज फॉर्मेशन हमने मिरर में, इमेज फॉर्मेशन हमने लेंसेज में प्रिज्म के थ्रू डिस्कस किया था। तो उन सब केसेस में रे ऑप्टिक्स का डिस्कशन हम यूज़ करते हैं और वो जो रिजल्ट्स हैं वो मैच भी कर जाते हैं, जो हम कैलकुलेशंस करते हैं वो सिचुएशन से, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से मैच भी कर जाता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन में ही हिंट में दे दी गई है कि डिफ्रैक्शन के इफेक्ट तभी देखे जाते हैं जब जिस पर्टिकुलर ओपनिंग से, जिस पर्टिकुलर स्लिट से लाइट पास कर रही है या जिस ऑब्स्टिकल की वजह से लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है, दैट ऑब्स्टिकल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। उस ऑब्स्टिकल का जो साइज है, जो स्लिट का विड्थ है, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट की रेंज का होना चाहिए। अब हम जो डेली लाइफ में डिस्कशन करते हैं रे ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी लेंसेज होती हैं उनकी ओपनिंग, उनका अपर्चर साइज, दैट इज़ वेरी लार्ज। तो ये लेंस साइड में से इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस हम देखते हैं, सामने से देखो तो एक सर्कुलर ओपनिंग होगी। तो इस सर्कुलर ओपनिंग का जो डायमीटर है वो लाइट की वेवलेंथ से बहुत बड़ा होता है और इस वजह से डिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स नेग्लिजिबल हो जाते हैं, डिफ्रैक्शन नहीं देखा जाता। तो यही हमने सभी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। दीज वर द रिक्वायर्ड डिस्कशंस। 2 टावर्स ऑन टॉप ऑफ 2 हिल्स आर 40 किलोमीटर्स अपार्ट। तो 2 हिल हमें दे रखे हैं, हिल 1 और 2, डायग्राम बना रहे हैं साथ साथ में, और दोनों हिल्स के ऊपर 2 टावर हमें दे रखे हैं। तो उनके ऊपर मैंने टावर 1 और टावर 2 भी बना दिए हैं और दीज आर 40 किलोमीटर्स अपार्ट। इनके बीच का जो सेपरेशन जो है दैट इज 40 किलोमीटर्स। द लाइन जॉइनिंग देम पासिस 50 मीटर्स अबव अ हिल हाफ वे बिटवीन द टावर्स।
तो इन दोनों टावर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन मैंने बनाई है और इन दोनों हिल्स के बीच में एक और हिल हमें दे रखा है। तो बीच में एक और हिल मैंने बना दिया जिसको नाम बीच में हिल 3 मैंने दे दिया। दिस इज मिडवे बिटवीन द टू। तो 20 किलोमीटर्स और 20 किलोमीटर्स दो पार्ट में मैंने इस लाइन को डिवाइड कर दिया। तो क्या लिखा हुआ है, लाइन ज्वाइनिंग द टू टावर्स passes 50 मीटर अबव अ हिल हाफ वे बिटवीन द टावर्स। तो बीच में जो हिल है ये लाइन ज्वाइनिंग द टू टावर्स उसके 50 मीटर ऊपर से पास कर रही है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स? रेडियो वेव्स की वेवलेंथ की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वेवलेंथ की हमें बचानी है, विच कैन बी सेंट बिटवीन द टू टावर्स विदाउट एप्रिशिएबल डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स, ताकि दोनों टावर्स के बीच में वो रेडियो वेव्स से हम कम्युनिकेशन कर सकें और डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स नेग्लिजिबल हो। डिफ्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि जो वेव्स ट्रैवल करेंगी टावर 1 से टावर 2 वहाँ पर बीच में ये दूसरा हिल आने की वजह से डिफ्रैक्शन का इफेक्ट देखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक काइंड ऑफ ओपनिंग हमें मिली हुई है 50 मीटर्स की, जहाँ से ये वेव्स को ट्रैवल करना है और डिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स किस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक नेग्लिजिबल लिए जा सकते हैं। मतलब रे ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वेव्स को डिस्कस कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। और फ्रेस्नेल डिस्टेंस की वैल्यू होती है a² के बराबर। तो यहाँ पर जो ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से डिफ्रैक्शन होगा और जो आगे उसके बाद वेव ने ट्रैवल करना है वो डिस्टेंस 20 किलोमीटर मतलब 20,000 मीटर्स के बराबर है। तो हम चाहते हैं कि ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस 20,000 मीटर्स हो। ये वो डिस्टेंस है जहाँ तक डिफ्रैक्शन होने के बाद वेव्स ने ट्रैवल करना है और डिफ्रैक्शन इतना, उसका जो पैटर्न है वो इतना हो कि उसको हम निगलेक्ट कर सकें, कोई एप्रिशिएबल डिफ्रैक्शन का इफेक्ट ना देखने को मिले। तो यहाँ पर a जो है दैट इज द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और यहाँ पर ये जो 50 मीटर हमें अवेलेबल लेंथ है इसको हम वो ले लेंगे। तो इसमें जो लैम्डा की वैल्यू आएगी दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ जिसको हम यूज कर सकते हैं विदाउट डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स। अगर वेवलेंथ की वैल्यू इससे कम कर देंगे तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, मतलब और दूर तक हम डिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स को निगलेक्ट कर लेंगे। तो क्रिटिकल वैल्यू ये है कि हमें इंश्योर करना है कि 20,000 मीटर्स तक के डिस्टेंस तक डिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स नेग्लिजिबल रहें। अगर वेवलेंथ और कम यूज़ करोगे तो डिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट है वो और बड़े डिस्टेंस जो है वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ इससे हमें मिलेगी। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 50² डिवाइडेड बाय 20,000। ध्यान रखेंगे सभी वैल्यूज़ हम मीटर्स में ले रहे हैं तो वेवलेंथ भी मीटर में आएगी। 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, डिवाइडेड बाय 20,000, 2 zeros काट देते हैं। 25/200 की टर्म हो जाएगी 1/8, 25 × 8 200 होता है। तो वेवलेंथ जो है मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1/8 मीटर्स आ गई है। सेंटीमीटर में अगर लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 100/8 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर्स एंड दिस वॉज द करेक्ट आंसर। A parallel beam of light of wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक स्लिट है जिस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर स्ट्राइक कर रही है और उसके बाद जो सामने स्क्रीन है उस पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर जो स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस है कैपिटल D, उसके लिए सिंबल मैं यूज़ करूँगा, इट इज़ गिवन एज 1 मीटर अवे। जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं जिसका डिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर मतलब 500 × 10⁻⁹ मीटर्स हमें दे रखी है। आगे और कंडीशन क्या दी हुई है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट दी फर्स्ट मिनिमम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो स्लिट जो है उसका मिड पॉइंट लेते हैं और उसके सामने स्क्रीन पर एक पॉइंट बनाते हैं O। ये पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये सेंट्रल मैक्सिमम जो होता है उसका उस स्पॉट का सेंटर रहता है। तो इससे 2.5 mm के डिस्टेंस पर हमें पहला मिनिमम देखने को मिला। हमें यहाँ पर पहला डार्क फ्रिंज जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये डार्क फ्रिंज की जो लोकेशन है दिस इज गिवन एज 2.5 mm। ऐसे ही यूनिट्स में इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। दिस कैन बी रिटन एज, ये x से मैं इसकी वैल्यू को शो कर देता हूँ। x की वैल्यू है 2.5 × 10⁻³ मीटर्स। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट। इस इंफॉर्मेशन से हमें स्लिट विड्थ की वैल्यू जो है a की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर जो पहला मिनिमा है उसकी लोकेशन जो है उसका रिजल्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं स्लिट के मिड पॉइंट से सामने वाला पॉइंट O जो है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन
और स्लिट के मिड पॉइंट से जो भी लोकेशन है जहाँ पर मिनिमा या मैक्सिमा आ रहा है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एंगल निकाल लूँ तो ये एंगल थीटा जो है दैट गिव्स द एंगुलर पोजीशन ऑफ द मिनिमा। और फर्स्ट मिनिमा मतलब जो पहला मिनिमा की लोकेशन है उसके लिए एंगल का जो फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए। थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए पर हमको मिनिमा मिलते हैं। तो एन की वैल्यू 1 डालोगे पहले मिनिमा की एंगुलर पोजीशन आ जाएगी, एन की वैल्यू 2 डालोगे सेकंड मिनिमा आ जाएगा एंड सो ऑन। तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए रिजल्ट हमें मालूम है। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में थीटा की वैल्यू भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर सामने जो लेंथ है x और नीचे जो लेंथ है कैपिटल D। x की वैल्यू काफ़ी स्मॉल है एज कंपेयर टू D, तो इस केस में ये जो हमारे पास शेप बन रही है इसको हम एक आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरीके की आर्क और ये जो ट्राइंगल है इसको हम सिमिलर शेप मान सकते हैं बिकॉज दिस आर्क इज वेरी स्मॉल। तो ये लेंथ बहुत स्मॉल है, इसको आर्क की तरह मैं ट्रीट करूंगा और उस केस में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर्क लेंथ x डिवाइडेड बाय जो रेडियल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू d। तो ये डिस्टेंस d और x का रेशियो जो है उससे भी ये एंगल आ जाता है। तो यहाँ से अब हमें देखना है कि क्या सॉल्व करना है, हमें a की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो a की टर्म को राइट हैंड साइड में ऊपर ले जाते हैं, लैम्डा कैपिटल D से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की टर्म से डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा कैपिटल D बाय x। तो स्लिट विड्थ की वैल्यू अब निकाल लेंगे। लैम्डा को 500 इंटू 10⁻⁹ में पुट करूंगा। कैपिटल D 1 मीटर के बराबर है, सब कुछ मीटर्स में हम पुट करेंगे। नीचे x की वैल्यू 2.5 mm थी, उसको 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर में ले लूँगा। तो सभी वैल्यूज़ मीटर में है, a की वैल्यू भी मीटर में आएगी। इसको देखेंगे 10⁻⁹ है, ये जो -3 की टर्म है नीचे ये ऊपर आकर पावर में +3 हो जाएगी। तो 10⁻⁻6 हमारे पास बचेगा। 500 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 200 की टर्म आती है। तो हमारा आंसर आ गया 200 इंटू 10⁻⁻6। इसको 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर भी हम लिख सकते हैं। जो 100 का फैक्टर है इसको 10 की पावर्स में मैंने एडजस्ट कर दिया। 100 मतलब 10 की पावर 2 और उसको 10⁻⁻6 + 2 हो गया 10⁻⁴। अगर हम mm में एक्सप्रेस करते हैं तो पहली टर्म को 10 से डिवाइड कर देंगे और दूसरी टर्म को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल दिस आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक, एक को 10 से डिवाइड और एक को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ, पहली टर्म बन गई 0.2 और दूसरी टर्म बन गई 10⁻⁻3। 10⁻³ मीटर का जो फैक्टर है उसको मिलीमीटर हम लिख सकते हैं। तो 0.2 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। दिस वाज द विड्थ ऑफ द स्लिट। इसमें आप ध्यान दें, क्वेश्चन में जो पीछे आंसर दे रखा है टेक्स्ट बुक में वो टाइपिंग मिस्टेक होकर 0.2 नैनोमीटर लिख दिया गया है, वो गलत है। 0.2 मिलीमीटर वाज द करेक्ट आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। व्हेन अ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पासेस ओवरहेड वी समटाइम्स नोटिस अ स्लाइट शेकिंग ऑफ द पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन, सजेस्ट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। तो जब एयरक्राफ्ट काफ़ी लो ऑल्टीट्यूड पे हमारे घर से पास करेगा तो जो टीवी का स्क्रीन है उसमें थोड़ी सी शेकिंग, थोड़ी फ्लिकरिंग देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। 2 जस्टिफिकेशंस डिस्कस किए जा सकते हैं। एक तो आपका जो एंटीना है सिग्नल को रिसीव कर रहा है और साथ में जब आपकी रूफ के पास से जो प्लेन गुजरेगा तो वो सिग्नल्स उससे रिफ्लेक्ट होकर भी एंटीना तक पहुंचेंगे। तो उन दोनों सिग्नल्स का जो इंटरफेरेंस होगा उसकी वजह से आपको जो फाइनल इफेक्ट दिखाई देगा स्क्रीन पे उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाएगा एज कंपेयर टू द ओरिजिनल डायरेक्ट सिग्नल। इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट जो है वो नेविगेशन के लिए रेडार सिग्नल्स यूज़ कर सकता है। तो उन सिग्नल्स के इंटरफेरेंस की वजह से भी जो टीवी के सिग्नल्स आ रहे हैं, एंटीना जो रिसीव कर रहा है उनके साथ इंटरफेरेंस होगा और उसकी वजह से भी पिक्चर में शेकिंग देखी जाती है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। As you have learnt in the text, the principle of linear superposition of wave displacement is basic to understanding intensity distributions in diffraction and interference patterns. तो इंटरफेरेंस पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स जो हमने डिस्कस किए हैं, जो सिंगल और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ किया गया था। जो वेव्स जो हैं उनका सुपरपोजिशन, वेव के फंक्शंस को ऐड करने का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था। इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है ये हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर वेव मोशन को गवर्न करने वाली जो इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज लीनियर इन नेचर। तो उस वेव इक्वेशन के, उस डिफरेंशियल फंक्शन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको कंबाइन किया जा सकता है इन अ लीनियर वे। अगर y1 और y2 वेव इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है, मतलब 2 वेव्स की इक्वेशन है, ये आंसर आ रहे हैं उनके,
तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा y1 और y2 का, दे विल ऑल्सो बी द सॉल्यूशंस ऑफ द वेव इक्वेशन. In deriving the single slit diffraction pattern, it was stated that the intensity is 0 at angles of n lambda by a. तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमा की लोकेशन हमने देखी थी और उनकी लोकेशन एंगुलर पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो थीटा की वैल्यू n लैम्डा बाय a ली जा सकती है. रेफरेंस के लिए डायग्राम बना लेता हूँ. यहाँ पर एक स्लिट है, स्लिट की विड्थ जो है वो a के बराबर हम लेंगे और सामने एक स्क्रीन है जिस पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने वाला है. स्लिट्स के बीचों बीच एक पॉइंट ले लेते हैं और उसके सामने स्क्रीन पर एक पॉइंट O जाएगा जहाँ पर सेंट्रल ब्राइट स्पॉट का सेंटर होगा. तो इसके अलावा स्क्रीन पे कुछ लोकेशन होंगी, जैसे सपोज एक पॉइंट हम ले लेते हैं P1. तो स्लिट के बीचों बीच पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए P1 पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे और स्लिट के जो मिड पॉइंट है उससे स्क्रीन के सामने वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. ये जो एंगल आता है दैट विल गिव यू द एंगुलर पोजीशन. तो पॉइंट P1 जो कि O पॉइंट के ऊपर है उसकी एंगुलर पोजीशन थीटा से स्पेसिफाई की जा सकती है और थीटा की वैल्यू अगर लैम्डा बाय a है तो फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा, ये थीटा 1 हो जाएगा. थीटा 2 जो होगा वो 2 लैम्डा बाय a अगर एंगल ले लोगे तो उस पर्टिकुलर लोकेशन P2 पर सेकेंड मिनिमा आ जाएगा एंड सो ऑन. तो ये जो सिचुएशन है, ये जो रिजल्ट है, इसको हमें जस्टिफाई करना है. We have to justify this by suitably dividing the slit to bring out the cancellation. तो ये रिजल्ट किस तरीके से आता है वो हमें प्रूव करके दिखाना है. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्लिट को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और जब हम मिनिमा की लोकेशंस डिस्कस कर रहे हैं तो स्लिट को इवन पार्ट्स में, इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में हमें सबसे पहली बात है डिवाइड करना है. और थीटा 1 को अगर आप सॉल्व कर रहे हो जहाँ पर लैम्डा बाय a वैल्यू है तो आप स्लिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे. आगे मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप सेकंड मिनिमा की लोकेशन डिस्कस करना चाहते हो जहां थीटा 2 की वैल्यू 2 लैम्डा बाय a लेनी है तो उसको प्रूव करने के लिए आपको स्लिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. थीटा 3 की कैलकुलेशन जो होगी उसके लिए 6 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा एंड सो ऑन. तो पहला डिस्कशन कर लेते हैं. थीटा 1 की लोकेशन में आपको प्रूव करके दिखाता हूँ. तो स्लिट का टॉप पार्ट जो है वो हम P पॉइंट ले लेंगे. मिड पॉइंट जो है, सामने P1 जो पॉइंट है उसको हटा रहा हूं मैं, मिड पॉइंट जो है उसको Q ले लेंगे और लोएस्ट पॉइंट जो है उसको R हम ले लेंगे. तो PQ और QR 2 बराबर पार्ट्स में मैंने स्लिट को डिवाइड कर दिया है. तो अब स्लिट के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी लोकेशन है, उन सब को मैं फर्दर वेव्स की सोर्स के लिए ट्रीट करूंगा और उन वेव्स का इंटरफेरेंस जो है वो सामने के आपको स्क्रीन पर उसका पैटर्न दिखाई देगा. तो इन इनफाइनाइट पार्ट्स में मैंने स्लिट को डिवाइड कर लिया है और उसमें मैं अब पेयर्स बना दूंगा. पेयर कैसे बनाऊंगा, P पॉइंट का पेयर हो जाएगा Q पॉइंट, उनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा a/2. P के नीचे एक पॉइंट ले लेते हैं P डैश, Q के नीचे एक पॉइंट ले लेते हैं Q डैश, उनका सेपरेशन भी कितना हो जाएगा, दोनों जस्ट एक दूसरे के नीचे थे तो a/2. फिर P डबल डैश उसके नीचे एक पॉइंट हो जाएगा, Q डबल डैश उसके नीचे एक पॉइंट हो जाएगा, उनका भी सेपरेशन कितना हो जाएगा a/2. तो a/2 सेपरेशन के इनफाइनाइट पेयर्स में हमने इस स्लिट को डिवाइड करना है और हर पेयर का इंटरफेरेंस जो है वो अगर हम कैंसिल आउट करा देंगे, अगर एक पेयर a/2 डिस्टेंस पे है और उसकी वजह से इंटरफेरेंस कैंसिल हो रही है तो बाकी सभी पेयर्स वो भी a/2 डिस्टेंस पे ही हैं, उनकी वजह से भी पैटर्न कैंसिल हो जाएगा और उस पर्टिकुलर लोकेशन पर हमें मिनिमा मिलेगा. तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, सपोज P डबल डैश और Q डबल डैश 2 पॉइंट्स हमने ले लिए जिनका सेपरेशन था a/2. तो P डबल डैश से भी हम मिनिमा की लोकेशन पर एक रे बना के दिखा देता हूं मैं और Q डबल डैश से भी. तो ये जो एरोज मैं शो कर रहा हूं ये वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन हमने ले ली है. ये इनका सेपरेशन बहुत स्मॉल होता है P डबल डैश Q डबल डैश का और सामने जो स्क्रीन है उसका डिस्टेंस उसके कंपैरिजन में बहुत लार्ज है. तो इन दोनों को अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल हम ले सकते हैं. आप सोचेंगे ये दोनों डायरेक्शंस जो हैं ये पैरेलल हैं तो आगे जाके कहीं मीट कैसे करेंगी. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ही दोनों डायरेक्टेड हैं और बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल डिस्टेंस इनको आप पैरेलल बीम की तरह ट्रीट कर सकते हो. अब इनके बीच का पाथ डिफरेंस हमें निकालना है. वो कैसे निकालेंगे, P डबल डैश जो है वो नज़दीक है, Q डबल डैश थोड़ा सा उस पॉइंट से दूर है अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे. तो P डबल डैश से दूसरे वाली जो एरो है उसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. तो इसके आगे आप देखेंगे कि पाथ जो है दोनों के बराबर कवर हो रहे हैं.
तो जो पाथ डिफरेंस है वो ये आ जाएगा, जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया था उसका पॉइंट ए अगर मैं ले लूँ तो क्यू डबल डैश से ए वाली लेंथ जो है दैट विल बी द पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस क्यू डबल डैश ए आ जाएगा इन दोनों सोर्सेज के इंटरफेरेंस के लिए। और क्यू डबल डैश ए की वैल्यू जो है वो अगर हमारे पास लैम्डा बाई 2 के बराबर आ जाती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 के बराबर हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और सामने जहाँ पर भी ये लाइट मीट करेगी वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगा, वहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर पोजीशन थीटा हमने ली थी, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं बना देता हूँ और ये जो एरोज हैं ये कहाँ पर डायरेक्टेड है, टूवर्ड्स द पोजीशन जहाँ पर फर्स्ट मिनिमा होने वाला था। तो ये एंगल दोबारा मैंने थीटा लिख दिया। थीटा की वैल्यू लैम्डा बाय ए के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2 लैम्डा बाय ए वाली वैल्यू के लिए मैं अलग पार्ट्स डिवाइड करूँगा, वो मैं बाद में आपको दिखा देता हूँ। तो पी डबल डैश क्यू डबल डैश के बीच का डिस्टेंस था a बाई 2। अगर इन एरोज का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल थीटा है तो वर्टिकल लाइन के साथ उसके परपेंडिकुलर का एंगल भी थीटा हो जाएगा। एरोज के परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉप किया था वो वर्टिकल के साथ थीटा हो जाएगा और एरोज का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा था। तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था इसकी लेंथ हो जाएगी a बाई 2 कॉस थीटा और ये जो बेस है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है लेंथ, ये हो जाएगी a बाई 2 साइन थीटा के बराबर। तो पाथ डिफरेंस जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे जो कि क्यू डबल डैश ए था हमारे डायग्राम में, उसकी वैल्यू आ जाएगी a बाई 2 साइन थीटा के बराबर। और थीटा जो है इट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल थीटा के लिए हम ये डिस्कशन करते हैं, तो उस केस में ये वैल्यू a बाई 2 थीटा के बराबर ले ली जाती है। जब थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा हम ले लेते हैं व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। तो इतना पार्ट हमने देख लिया। पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है वो a बाई 2 थीटा आ जाती है अगर आप दो पार्ट्स में स्लिट को डिवाइड करके पेयर्स बना दो। अब पाथ डिफरेंस में थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई ए पुट कर देते हैं। पुट थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो पहले मैं पोजीशन गेस कर रहा हूँ कि यहाँ पर मिनिमा होगा और फिर उसी पोजीशन को पुट करके मैं शो कर दूंगा कि हाँ मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक्चुअल में हम मिनिमा की लोकेशन निकाल नहीं रहे हैं, हम लोकेशन को अज्यूम करके उसको चेक कर रहे हैं कि मिनिमा आ रहा है या नहीं। तो थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई ए डाल देते हैं तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी a बाई 2 इंटू थीटा की जगह लैम्डा बाई ए। ए की टर्म कैंसिल हो गई है। पाथ डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, सिंपली लैम्डा बाई 2। और पाथ डिफरेंस जब लैम्डा बाई 2 हो जाता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू 0 आ जाएगी जो सामने स्क्रीन पे पॉइंट है। तो ये तो हमने एक मिनिमा का केस डिस्कस कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट मिनिमा डिस्कस करना है। तो ये अगर मान लो थीटा 1 था तो थीटा 2 आप डिस्कस करोगे। थीटा 2 जो पोजीशन होएगी उसकी वैल्यू आप ले लोगे 2 टाइम्स लैम्डा बाई ए। और उस रिजल्ट को सॉल्व करने के लिए आप इस स्लिट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। तो ये यहाँ पर अब थोड़ा सा अलग से मैं आपको समझा देता हूँ, आपको रिजल्ट सेम आता हुआ दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर स्लिट है, स्लिट को हमने 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो ये एक पार्ट हो गया a बाई 4, फिर उसका अगला पार्ट a बाई 4, थर्ड पार्ट a बाई 4 और फोर्थ पार्ट a बाई 4। 4 पार्ट्स में हमने स्लिट को डिवाइड कर दिया। इसमें जो पॉइंट्स आएंगे सभी को हम लाइट की सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे इस स्लिट के और उस पेयर्स बना लेंगे। तो जस्ट टॉप वाला पॉइंट और पहला पार्टीशन जो है वहाँ पर एक पॉइंट है, उनका सेपरेशन a बाई 4 होगा। टॉप पॉइंट के नीचे वाला पॉइंट जो है उसको पेयर करोगे ये वाला a बाई 4 वाला पॉइंट जो था उससे नीचे। तो जितने भी पेयर्स बनेंगे उन सब का सेपरेशन आपको a बाई 4 रखना है। तो किसी भी एक पेयर को ले लो, उसका आप मिनिमा शो कर दो, बाकी सब पेयर्स का सेपरेशन भी वही है, बाकी सब पेयर्स का पाथ डिफरेंस भी वही आ जाएगा। तो बाकी सब पेयर्स के केस में मिनिमा प्रूफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा था पाथ डिफरेंस कैसे निकला था। पाथ डिफरेंस निकला था अगर पाथ यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस a बाई 2 हो तो पाथ डिफरेंस a बाई 2 थीटा आएगा। तो दूसरे केस में, सेकंड केस में जब a बाई 4 का गैप मैंने लिया है तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू a बाई 4 थीटा आ जाती है। और थीटा की वैल्यू इस बार मैंने क्या सजेस्ट की है लेने को, 2 लैम्डा बाई ए। तो उसमें भी a की टर्म कैंसिल हो जाएगी और 2 बाई 4 की टर्म में नीचे 2 रह जाएगा, पाथ डिफरेंस फिर से लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। इसी तरीके से थीटा की वैल्यू जब 3 लैम्डा बाई ए हो तो आप स्लिट्स को 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और जो पेयर्स होंगे उनका सेपरेशन a बाई 6 थीटा आ जाएगा। और 3 लैम्डा बाई ए से जब थीटा की वैल्यू 3 लैम्डा बाई ए पुट कर दोगे तो फिर से
पाथ डिफरेंस λ/2 बन जाता है। तो इस तरीके से हमें ये जस्टिफिकेशन करना होता है। तो n λ/a की जो लोकेशन होती है वहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू सिंगल स्लिट पैटर्न में 0 आती है। दिस वाज द रिक्वायर्ड डिस्कशन।